कंफर्म इन द चैट बॉक्स, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म करिए इन द चैट बॉक्स। यस, वी आर लाइव नाउ। सर कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आपका सबसे खतरनाक, सबसे तूफानी, सबसे जबरदस्त चैप्टर PGBP। जिस चैप्टर से सबको लगता है बहुत 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 ज्यादा डर, हम कर रहे हैं वो वाला चैप्टर। और इस डर को हमें निकालना है, इस चैप्टर को हमें फोड़ना है। यस, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग प्रियांक पटेल, गुड इवनिंग चंद्रकांत कुमारे, गुड इवनिंग सनी, गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड यस, आओ स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का रेस्ट ऑफ द पोर्शन विच इज PGBP। आज है हमारी ये थर्ड क्लास ऑफ PGBP। क्या मुझे सुन पा रहे हैं, क्या मुझे देख पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म कर दीजिए इन द चैट बॉक्स। प्लीज कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल टू यू एंड आई एम विजिबल टू यू। प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, एम आई विजिबल टू यू, एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज कंफर्म करिए इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, गुड इवनिंग। Please confirm if I'm audible and visible to all of you. All clear sir। अरे फिर वही शैम्पू बेचने लगे मुझे। अरे मुझे नहीं चाहिए शैम्पू, मुझे बताओ मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं तुमको? मुझे ये बताओ। ऑल क्लियर? ऑल राइट, यस सर, वी आर रेडी फॉर टुडेज सेशन ऑफ व्हाट चैप्टर? PGBP। लेट्स ओपन आवर नोट्स। नोट्स आप अपने सामने रखिए ताकि हम नोट्स को और चार्ट्स को साइमल्टेनियसली रेफर कर पाएं। नोट्स को और चार्ट्स को आपको हमेशा हमेशा दोस्तों साइमल्टेनियसली रेफर करना है, ठीक है? ये नोट्स हैं और ये नोट्स को पढ़ना मैंडेटरी है। जी हाँ, क्लास में मैं डिटेल में नोट्स को नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं चार्ट्स के बेसिस पे ही आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट करवा देता हूं, इसलिए मैं नोट्स में से डिटेल में आपको नहीं पढ़ाता। लेकिन नोट्स पढ़ने आपके लिए है मैंडेटरी है नोट्स पढ़ने आपके लिए। यस सर। तो क्या स्टार्ट करें टुडेज सेशन? Are we ready to start today's session? Yes, sir. We are absolutely ready. लो, कैलकुलेटर शर्मा भी आ गया, रोहित शर्मा भी आ गया। गुड आफ्टरनून। यस, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ PGBP। तो जी हाँ, आज है PGBP का थर्ड लेक्चर। लास्ट 2 लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन कवर किया, ठीक है? डेप्रिसिएशन है ही इतना बड़ा, है ही इतना वास्ट कि डेप्रिसिएशन के अंदर थोड़ा टाइम लगता है भाई। और डेप्रिसिएशन के प्रॉब्लम भी जब तुम सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा टाइम उसमें तुम्हें लगेगा। लेकिन एक बार डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये गारंटी है, मतलब 110% है। PGBP का अगर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया तो उसमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट तो होगी ही होगी। देयर इज नो वे दैट डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट विल नॉट बी देयर। सो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट will definitely be there if there's a PGBP question in your examination। ठीक है गुड्डू कुमार, हेलो। चलो, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा भाई PGBP में जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सारे के सारे अलाउ होते हैं अनलेस एंड अनटिल चैप्टर में दिया हुआ है कि ये वाला एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा। अगर ये चीज दी हुई है कि ये वाला एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा तो ही वो डिसअलाउंस की कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज सारे के सारे अदर एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं। सब एक्सपेंडिचर्स को भाई हम अलाउ करते हैं PGBP चैप्टर के अंदर। तो अब जब हम सारे एक्सपेंडिचर्स को अलाउ करते हैं PGBP चैप्टर के अंदर और सिर्फ 1 या 2 या 3 कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको डिसअलाउ करते हैं, तो जो जनरल रूल है PGBP का वो क्या है? ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं सब के सब अलाउ हो जाएंगे एज अ डिडक्शन की तरह भाई, सारे के सारे अलाउ हो जाएंगे अंडर PGBP चैप्टर। अच्छा, सैलरी पढ़ा था, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था, सारे खर्चे अलाउ नहीं होते, ठीक है? बहुत बदमाश है इनकम टैक्स एक्ट, खर्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है। जैसे सैलरी में सिर्फ 3 खर्चे अलाउ और हाउस प्रॉपर्टी में 2 खर्चे अलाउ, तो रिस्ट्रिक्शन थी। खर्चे डिडक्ट करने पे, खर्चे जो माइनस करने हैं वो कम हुआ करते थे। लेकिन PGBP में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। PGBP में भाई जितने भी चैप्टर्स आप जितने भी खर्चे आप करोगे जो बिजनेस पर्पस के लिए होंगे, आपके पर्सनल खर्चे नहीं, जो बिजनेस पर्पस के लिए जितने भी खर्चे होंगे सारे के सारे हो जाएंगे अलाउ। सारे के सारे आप डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अपनी कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम में। बड़ा सिंपल सा PGBP का लॉजिक, ठीक है सर? बात समझ में आ गई। अब PGBP ना कुछ बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए कुछ फालतू खर्चे अलाउ करने की परमिशन देता है। जो खर्चे
नॉर्मली खर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें खर्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। अब मुझे भाई एक चीज बता देना, ठीक है, जरा चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, ठीक है। मैंने अपने बिजनेस के लिए एक ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, जो आपके सामने दिख रहा है डिजिटल बोर्ड। मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए ये एसेट खरीदा, ठीक है। ये खरीदा मैंने 2 लाख रुपए का। कितने का खरीदा मैंने? 2 लाख रुपए का ये पूरा डिजिटल बोर्ड खरीदा। ये एक्चुअली एक कंप्यूटर की तरह भी काम करता है। इसमें यूट्यूब खोल के आप मूवीज भी देख सकते हो, आवाज इसकी सराउंड साउंड आवाज है, बहुत अच्छी आवाज है। और आप इसमें पढ़ा भी सकते हो, आप इसमें पीडीएफ खोल सकते हो, पीपीटी खोल सकते हो, वर्ड खोल सकते हो, बिल्कुल जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में सारी चीजें होती है वो सारी सारे डिजिटल बोर्ड में है। और बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन डिजिटल बोर्ड है ये वाला। अब मुझे जरा बता दो, ये जो 2 लाख रुपए का मैंने डिजिटल बोर्ड खरीदा, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा का पूरा डेबिट साइड में डाल दूं और इसका खर्चा क्लेम कर लूं और अपना प्रॉफिट 2 लाख रुपए से कम कर लूं? क्या मैं ये करना मुझे परमिट करोगे इनकम टैक्स एक्ट के तहत? बता देना जरा चैट बॉक्स में, क्या मुझे ये करना परमिट करोगे? पूरा 2 लाख रुपए मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे डालना चाहता हूं, पूरा नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए से कम करना चाहता हूं। ये मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, ताकि नेट प्रॉफिट कम हो जाए और ताकि टैक्स भी भाई मैं कम पे कर पाऊं। तो प्लीज मुझे ये करने की परमिशन दे दो, प्लीज प्लीज प्लीज। गुड्डू कुमार कह रही है नो, सनी कहता है नो, रोहित शर्मा नहीं, नीलांजन नहीं, प्राची नो, साहिल कुमार नो, सब कह रहे हैं नो नो नो। और कायदे की बात है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। दिस इज अ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये क्या है? ये एक फिक्स्ड एसेट है। और फिक्स्ड एसेट जो होता है वो कभी भी खर्चे की तरह डिक्रीज नहीं कर सकते, इसे नेट प्रॉफिट में माइनस नहीं कर सकते। इसको थोड़ा 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 करके आप एमोर्टाइज करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 5 साल 10 साल में इसका डेप्रिसिएशन थोड़ा 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 क्लेम करके आप इसे एमोर्टाइज करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज एक्चुअली डेप्रिसिएबल एसेट, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस नहीं है भाई, ठीक है। अब पीजीबीपी में खास बात यह है, पीजीबीपी में कमाल की बात यह है कि पीजीबीपी चैप्टर में कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको अगर आप हिंदुस्तान में करते हो तो पीजीबीपी चैप्टर आपसे कहता है कि आप जो उसमें एसेट्स खरीदोगे ना, जैसे ये एसेट है, उसको मैं आपको अलाउ कर दूंगा पहले साल में पूरा का पूरा डिडक्शन की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लेम करने में मैं आपको अलाउ कर दूंगा। सर ऐसा क्यों? ये उल्टी उल्टी बातें इनकम टैक्स एक्ट क्यों कर रहा है? भाई कुछ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, कुछ बिजनेस को बेनिफिट देने के लिए, ताकि टैक्स कम बने उन बिजनेसमैन का, क्योंकि उन बिजनेसेस में प्रॉबेबली इनकम बहुत ज्यादा भाई होती होगी और मतलब एफर्ट बहुत ज्यादा लगता होगा उन बिजनेसेस को करने में, और गवर्नमेंट उन बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे अपने बिजनेस में, उन सब को मैं आपको डिडक्शन की तरह अलाउ कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने में परमिट कर दूंगा। वाओ, व्हाट अ बिग बेनिफिट। बेनिफिट कैसे? बेनिफिट ये भाई कि जो खर्चा थोड़ा 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 करके हम साल दर साल दर साल दर साल डेबिट करते डेबिट करते डेबिट करते डेबिट करते डेबिट करते, वो इकट्ठा खर्चा आप एक ही ईयर में डेबिट कर दोगे और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, टैक्स आपका कम बनेगा। ये बेनिफिट है जो इनकम टैक्स एक्ट कुछ बिजनेसेस को देता है। याद रखना, सबको नहीं देता। अरे सुनो भाई, सबको ये बेनिफिट नहीं है, कुछ बिजनेसेस के लिए ये वाला बेनिफिट है। कुछ चुनिंदा बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको इस तरह का बेनिफिट मिलता है, जो हम कई सारे आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे। तो हम जो आज सेक्शंस पढ़ने वाले हैं वो सेक्शंस ऐसे सेक्शंस हैं जो सेक्शंस में भाई हम जो खर्चे वैसे अलाउ नहीं होते है ना, जो खर्चे हैं ही नहीं, जो फिक्स एसेट्स हैं आपके, या आपने कहीं डिपॉजिट करा, फिक्स डिपॉजिट करा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो एक्चुअली खर्चे हैं ही नहीं, इनकम टैक्स एक्ट कहेगा मैं आपको खर्चे की तरह अलाउ कर दूंगा। इन्हें बोलते हैं स्पेशल डिडक्शन। चैट बॉक्स में लिख के बताओ इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्पेशल डिडक्शन। ये डिडक्शन नहीं है, खर्चा नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है कोई बात नहीं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तुम भी क्या याद रखोगे, अगर तुम ये बिजनेस करते हो तो हम तुमको इन खर्चों को स्पेशल डिडक्शन के नाम से अलाउ कर देंगे, पूरा का पूरा स्पेशल डिडक्शन के नाम से तुम्हें प्रॉफिट लॉस अकाउंट कम करने की परमिशन दे देंगे। और जैसे तुम्हारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा कम, वैसे ही तुम्हारा टैक्स भी हो जाएगा कम, तुम्हें हो जाएगा बहुत जबरदस्त बेनिफिट। लेकिन ये सारे बिजनेसेस के लिए नहीं, कुछ चुनिंदा बिजनेसेस के लिए होता है। एक ही बच्चे ने लिखा है बस स्पेशल डिडक्शन। मैं आगे क्लास कंटिन्यू करूंगा नहीं अगर सारे स्टूडेंट्स स्पेशल डिडक्शन वर्ड नहीं लिखेंगे तो। नालायक। सर आपने कल लास्ट टॉपिक क्या कराया था? रोहित शर्मा पूछ रहा है। नालायक, वो तो तुम बताओ मैंने लास्ट टॉपिक कल क्या कराया था। तुम्हें रिवीजन नहीं करते हो ना आने से पहले। पर सर अगले साल तो ज्यादा देना पड़ेगा टैक्स। गुड्डू कुमार कह रहा है अगले साल तो ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, मतलब भाई जितना बनता है उतना देना पड़ेगा।
तो एक तरह से ये आपका टैक्स जो है वो आपका डेफर हो गया है, ठीक है। अगले साल में आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंडिचर लेता, अब आपने इकट्ठा एक्सपेंडिचर ले लिया तो आपने टैक्स इकट्ठा बचा लिया इस साल में, अगले साल में आपका जो टैक्स है वो भाई कम बचेगा। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ओ अच्छा रोहित, ओके ओके, स्पेशल डिडक्शन, वेरी गुड। तो कल की क्लास से आज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आज हम बिल्कुल प्योर नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर किसी ने कल की क्लास नहीं भी अटेंड करी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड्डू कुमार कह रहा है बात तो वहीं पर आ गई। अरे गुड्डू, बात वहीं पर मॉनेटरी टर्म्स में तो आ गई, लेकिन एक बहुत जबरदस्त फायदा भी तो हुआ। आपकी जो भाई इनिशियल ईयर्स होते हैं, किसी बिजनेस के इनिशियल ईयर्स होते हैं, उसमें कैश की तंगी होती है भाई, उसके अंदर प्रॉफिट कम होता है, कैश की भी तंगी होती है। तो इनिशियल ईयर्स में आपका बेनिफिट आपको ज्यादा चाहिए होता है, तो आपको बेनिफिट ज्यादा दे दिया गया इनिशियल ईयर्स में। फ्यूचर ईयर्स में आपको बेनिफिट कम चाहिए होता है, तो आपके मतलब की बात तो हो गई, कम से कम आपका ये बेनिफिट तो हो गया कि फ्यूचर ईयर्स में आपको, ठीक है, बेनिफिट आपका नहीं हुआ, लेकिन करंट ईयर में आपको बेनिफिट थोड़ा सा ज्यादा दे दिया गया, तो ये तो मतलब की बात आपकी हो गई ना, ठीक है। हाँ, स्टार्टअप करने में हेल्प होगी, बिल्कुल स्टार्टअप करने में हेल्प होगी, क्योंकि इनिशियल, और स्टार्टअप क्यों, कोई भी बिजनेस अगर आप लेते हो तो इनिशियल ईयर्स में भाई वो बिजनेस हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है ना। इनिशियल ईयर्स में हम लोग भाई बिजनेस को चलाने में थोड़ा सा जद्दोजहद करते हैं, तो वो बेनिफिट आपको गवर्नमेंट ने दे दिया, ठीक है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही कुछ स्पेशल डिडक्शंस हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, और जो सबसे पहले डिडक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है स्पेशल डिडक्शन फॉर एसएससी एंगेज्ड इन टी, कॉफी, रबर, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो टी, कॉफी, रबर, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो अगर आप इन तीन चीजों का बिजनेस करते हो, टी, कॉफी, रबर। अब टी, कॉफी एंड रबर, ये हमारे हिंदुस्तान में कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पर ये बिजनेस होते हैं, ठीक है। ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री आर हैविंग दीज थ्री बिजनेसेस इन मोस्ट कॉमन वे। रबर का तो फिर भी थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया में भी है, लेकिन टी और कॉफी ये मोस्टली जो साउथ, जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है इंडिया का, वहां पर ये बिजनेसेस ज्यादा होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा भाई हमें इन बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वैसे भी थोड़ी सी अंडर डेवलप्ड या कम डेवलप्ड है, तो हमें इनको भी प्रमोट करना चाहिए। प्रमोशन के लिए स्पेशल डिडक्शन इंट्रोड्यूस करी गई इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। अब इस डिडक्शन का भाई तरीका क्या था, ठीक है, इस डिडक्शन को किस तरह दिया गया, ये स्पेशल डिडक्शन जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में दिया गया, टी, कॉफी, रबर, ठीक है, एरिया नहीं स्पेसिफाई किया गया, अगर आप कहीं भी टी, कॉफी, रबर बना रहे हो आपको डिडक्शन अवेलेबल होगी, ठीक है। अब देखना इसमें खास बात बोली गई, इसमें क्या खास बात बोली गई, इसमें खास बात बोली गई कि सुनो भाई, अगर तुम टी, कॉफी, रबर ये तीनों चीजें अगर आप बना रहे हो, तो अगेन हम चाहते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है उसको आप री इन्वेस्ट करो इनटू परचेजिंग कैपिटल एसेट्स, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और परचेज करो, आप प्लांट एंड मशीनरी और परचेज करो, आप अपने बिजनेस को बढ़ाओ, एक्सपैंड करो, और आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करो खूब ज्यादा से ज्यादा, हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज स्पेशल डिडक्शन ले लो हमारी। क्या स्पेशल डिडक्शन ले लो? स्पेशल डिडक्शन ये ले लो, अगर आप अपने प्रॉफिट से कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे, कोई एसेट खरीदोगे, तो हम आपको पहले साल में पूरा का पूरा डिडक्शन अलाउ कर देंगे, आप उससे पूरा पूरा डिडक्शन ले लेना उसी साल में जिस साल में आप भाई खर्चा करते हो, जिस साल में आप मशीनरी खरीदते हो। तो हमने ये ऑफर दिया, किसको दिया? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को टी, कॉफी, रबर बनाने वाले लोगों को। लोगों ने कहा सर रुक जाइए, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, ठीक है, आप तो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कम से कम हमारी बात सुन लो भाई, हमारी क्या बात है? हमने कहा हाँ भाई हाँ, बोलो तुम्हारी क्या बात है। तो जो हमारे फार्मर्स थे उन्होंने एक अपनी जेन्युइन बात रखी गवर्नमेंट के आगे। क्या रखी उन्होंने जेन्युइन बात गवर्नमेंट के आगे? फार्मर्स ने बोला कि सर देखिए, हम ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर रोज रोज नहीं होता, ऐसी कोई बहुत कैपिटल इंटेंसिव हमारी इंडस्ट्री नहीं है, हम तो बागानों से पत्तियां चुनते हैं, पत्तियां चुन के ऐसे टोकरी होती है, टोकरी के अंदर हमारे घर की जो लेडीज होती है वो ऐसे ऐसे डाल रही होती है टोकरी के अंदर पत्तियां चुन चुन के, ठीक है। तो हमारा जो पूरा बिजनेस है वो भाई बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है, इसके अंदर कैपिटल की रोजमर्रा में रेगुलरली जरूरत नहीं पड़ती। तो आप प्लीज हमारी बात समझिए कि आप अगर ये डिडक्शन हमें देंगे भी तो इसका बहुत ज्यादा फायदा हमको नहीं होने वाला है ना, बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो। 4-5 साल में कभी एक बार हमने कोई कैपिटल एसेट खरीदा तो खरीदा, ऐसा होता है भाई, है ना, और तब जब खरीदा तब भाई मोटे पैसे का आता है, हाँ वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो ये भाई थोड़ा सा हमारी बात सुन लीजिए। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई फिर आप बताओ आप किस तरह चाहते हो ये डिडक्शन। तो जो प्रपोज किया गया वो प्रपोज ये किया गया कि एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, वादा, ठीक है,
कि हम अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा पोर्शन साइड निकालेंगे हर साल और उसको एक स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट कराएंगे जो गवर्नमेंट के अंडर ही खुलेगा। उसको हम खर्चे में नहीं लेंगे, उससे हम मोमोज नहीं खाएंगे, उससे हम अपने ड्रेसेस नहीं खरीदेंगे महंगी महंगी, हम कोई कपड़े नहीं खरीदेंगे, ठीक है। हम उस पैसे को अलग से रखेंगे एक सेविंग्स बैंक अकाउंट में और उस बैंक अकाउंट में हम उस पैसे को एक्यूमुलेट करेंगे 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 और 3 4 5 साल बाद जब एक पैसा एक हैंडसम मनी बन जाएगा, एक बड़ा मनी बन जाएगा, तब उससे कोई कैपिटल एसेट खरीद लेंगे। गवर्नमेंट कहती है ठीक है भाई, अगर तुम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल निकाल निकाल के रखना चाहते हो क्योंकि तुम रोज कैपिटल मशीनरी नहीं खरीदते और एक्सपेंसिव होती है कैपिटल मशीनरी, अगर तुम थोड़ा थोड़ा पैसा रोज निकाल के किसी सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखना चाहते हो और वहां पर उसे एक्यूमुलेट करना चाहते हो, वहां पर उसे डिपॉजिट करना चाहते हो, तो ठीक है, हम तुम्हारी डिडक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम डिडक्शन वही देंगे तुम्हें जो हम चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंज फॉर्म में। चेंज फॉर्म क्या होगी? चेंज फॉर्म ये होगी कि ठीक है, हम तुमको तुमने जो प्रॉफिट में से पैसा निकाला और दूसरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा ना, उसकी डिडक्शन दे देंगे। हम एज्यूम कर लेंगे कि तुमने कैपिटल मशीनरी खरीद ली, हम एज्यूम कर लेंगे कि तुमने कैपिटल मशीनरी खरीद ली। और ये सुनते ही टी कॉफी रबर वाले जो फार्मर्स थे उनकी हो गई बल्ले बल्ले निशावते शाह, मजा आ गया भाई, मजा, डांस करने लगे वो लोग। ठीक है भाई, हम लोग अब क्या करेंगे, हर साल अपना थोड़ा सा पैसा किसी बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे जो गवर्नमेंट बताएगी हमें, गवर्नमेंट के नियमों कानूनों के अनुसार होगा। और तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल जब एक हैंडसम मनी एक्यूमुलेट हो जाएगा, हम उसका जाके मशीनरी खरीद लेंगे, प्लांट खरीद लेंगे अपने बिजनेस के लिए। अब जब ये सारी की सारी बात नक्की हो गई, जब ये सारी की सारी बात अग्री हो गई, तो गवर्नमेंट के दिमाग में एक सवाल आया। गवर्नमेंट के दिमाग में, सुनना क्या सवाल आया, गवर्नमेंट के दिमाग में सवाल आया कि भाई ठीक है, मैक्सिमम लोग तो सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक है, सच्चाई उनकी आंखों से झलक रही होती है। जैसे देखो मेरी आंखों से सच्चाई झलकती है, मैं हमेशा सच सच बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता। मैक्सिमम लोग तो होते हैं ईमानदार, ठीक है, वो सच बोलते हैं, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते, वो लोग बिल्कुल भी भाई टैक्स इवेजन नहीं करते, टैक्स को प्रॉपर्ली मानते हैं। लेकिन कुछ बदमाश तो मिलेंगे, कुछ बदमाश हमेशा मिलेंगे, ठीक है। क्या होगा अगर जो बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया गया 5वें साल जब उस पैसे को विड्रॉ किया गया तो उससे प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदी गई, बल्कि उसको अपने किसी पर्सनल एक्सपेंस में फार्मर ने लगा दिया। क्या होगा अगर पैसा विड्रॉ किया गया उस बैंक अकाउंट से और उसको प्लांट एंड मशीनरी खरीदने की बजाय, जैसा कि वादा किया गया था, ठीक है, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा किया भाई फार्मर ने, इससे मैं क्या खरीदूंगा, प्लांट मशीनरी खरीदूंगा। क्या होगा अगर वो प्लांट एंड मशीनरी ना खरीदे? क्या होगा अगर वो 5वें साल में आके या 6ठे साल में आके उस वाले पैसे का कोई ऐसा यूज करे जो स्पेसिफाइड यूज नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वादा किया गया था वो नहीं करे, तो क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, जितना पैसा उस अकाउंट से विड्रॉ किया गया और किसी और पर्पस में लगाया गया, वो उस साल की इनकम बन जाएगी उस वाले पर्सन की। ये दंड मिलेगा, दंड, ये दंड मिलेगा गवर्नमेंट की बात ना मानने का, गवर्नमेंट की बात की अवहेलना करने का दंड मिलेगा। तो जितना पैसा उस बैंक अकाउंट से आपने विड्रॉ किया और स्पेसिफाइड पर्पस के लिए नहीं लगाया, वो सारा का सारा पैसा आपकी इनकम की तरह टैक्स कर दिया जाएगा उस साल में, जिस साल में आप पैसा विड्रॉ करोगे और कहीं और लगाओगे, किसी और यूज में उस पैसे को यूज करोगे, तो फिर वो सारा पैसा इनकम की तरह आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। इट विल बी योर टैक्सेबल इनकम। तो जब वो आपकी टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी, आपको दंड मिल जाएगा, ठीक है। आपको दंड मिल गया, दंड क्या मिल गया? आपने पहले भाई झूठ बोला गवर्नमेंट से कि हम डिपॉजिट करा रहे हैं, इससे प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, तब तो आपको डिडक्शन मिल गया, चलो कोई बात नहीं, उस साल आपने गलत डिडक्शन ले लिया, लेकिन आगे चल के जब आपने प्लांट मशीनरी नहीं खरीदी तो हम उसको इनकम की तरह ट्रीट कर लेंगे, हमारा भाई दंड हो जाएगा, हमारा जो इनकम टैक्स का लॉस हुआ था वो हम रिकवर कर लेंगे एज इनकम टैक्स ऑफिशियल्स। सिंपल सी बात। तो ठीक है सर, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब दूसरे तरह के बदमाश लोग, ये तो थे पहले तरह के बदमाश लोग जो इस वाले सेक्शन का मिसयूज कर सकते हैं। दूसरी तरह के बदमाश लोग, सुनना, दूसरी तरह के बदमाश लोग, दूसरी तरह के बदमाश लोग, हमें पता है हमारा थोड़ा सा पैसा किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, हमने उस डिपॉजिट को बाहर निकाला। अब हम सोच रहे हैं अरे वाह इतने सारे पैसे जमाए, क्या करें इन पैसों का? हमारा मन कर रहा है 4 धाम की यात्रा कराते हैं। और आपको पता ही है 4 धाम की यात्रा कौन सी वाली? मॉरिशस, सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड और कोई भी और ले लो, वो है हमारी तो 4 धाम की यात्रा। इस पैसे से हम 4 धाम की यात्रा करके आएंगे। लेकिन दोबारा हमारे दिमाग में क्या घूम रहा है? गवर्नमेंट का खतरा घूम रहा है। जो गवर्नमेंट ने हमको बोला था कि भाई ये वाले इनकम को, इस वाले डिपॉजिट को आपको सिर्फ एक यूज में लेना है, हमारे को वो बात एकदम से याद आ गई और हम डर गए कि अगर हमने ये वाला पैसा किसी और यूज में ले लिया
तो भाई हमारा जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगा। हम डर गए, हमारे दिमाग में एक और षड्यंत्र रचने का प्रयास हुआ। क्या षड्यंत्र हमारे दिमाग में आया? सुनना, क्या षड्यंत्र हमारे दिमाग में आया? हमारे दिमाग में आया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस वाले पैसे से मशीनरी ही खरीदूंगा और गवर्नमेंट को बिल ले जाके दिखाऊंगा, देखो गवर्नमेंट, जो पैसा मैंने डिपॉजिट से निकाला उसका पूरा का पूरा मैंने मशीनरी खरीद लिया, ठीक है, मैं इससे मशीनरी ही खरीदूंगा। लेकिन 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 15 दिन बाद मैं उस मशीनरी को बेच दूंगा और बेचने से जो पैसे आए उससे क्या करूंगा? 4 धाम की यात्रा। तो भाई हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, माने मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट का बेनिफिट भी मिल गया, गवर्नमेंट की आंखों में मैंने धूल भी झोंक दी और मेरा जो पर्पस था वो भी सॉल्व हो गया। मुझे प्लांट मशीनरी खरीदनी थी, मुझे तो उससे पर्सनल कंजम्पशन में उस पैसे को लेना था, मैंने उस पैसे को पर्सनली कंज्यूम कर लिया, मैंने उस पैसे को पर्सनली कंज्यूम कर लिया। अब जब मैंने उस भाई पैसे को पर्सनली कंज्यूम कर लिया तो अगेन ये लॉ की अवहेलना हुई। तो गवर्नमेंट ने एक रूल और बना दिया। सुनना रूल क्या है? गवर्नमेंट ने एक रूल और बना दिया ऐसे बदमाशों के लिए। गवर्नमेंट ने रूल ये बनाया कि भाई हम लोग मॉनिटर करेंगे कि आप 8 साल तक, 8 इयर्स तक उस एसेट को ना बेचो और अपने बिजनेस में यूज करो। अगर किसी पर्सन ने एसेट खरीदने के बाद विद इन 8 इयर्स उस एसेट को बेच दिया तो उसका सारा का सारा जो एसेट परचेज उसने किया है उस पूरे अमाउंट को हम इनकम की तरह डिक्लेयर कर देंगे। इट विल बी देयर टैक्सेबल इनकम। तो जैसे आपका दिमाग चलता है वैसे गवर्नमेंट का भी तो दिमाग चलता है भाई। गवर्नमेंट लूप होल को प्लग करती है, गवर्नमेंट लूप होल प्लग करती है। सो सेक्शन में लूप होल को प्लग करने के ये 2-3 भाई ऑप्शन नजर है, ठीक है। अब एक और बात होती है भाई, अब वो हमारा डिपॉजिट पड़ा है, डिपॉजिट पड़ा है, डिपॉजिट पड़ा है, ठीक है। अब हम बिजनेस को अपने क्लोज कर रहे हैं और डिपॉजिट अब तक पड़ा है भाई, कोई मशीनरी हमारे दिमाग में आई नहीं, हमें जरूरत पड़ी नहीं किसी मशीनरी की। ऐसा भी तो हो सकता है हमें 4 साल, 5 साल, 6 साल मशीनरी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें कोई मशीनरी खरीदनी नहीं थी और 5-6 साल बाद हम समय आ गया, हम अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? अब तो पैसा निकालना पड़ेगा ना, बिजनेस के ओनर को पैसा निकाल के देना पड़ेगा ना, बिजनेस तो क्लोज हो रहा है। अगेन वो जैसे बिजनेस को क्लोज होगा और बिजनेसमैन को पैसा मिलेगा, टैक्सेबल हो जाएगा बिजनेसमैन के हाथ। हम कहेंगे आप टैक्सेबल कर दो बिजनेसमैन के हाथ में। 2-3 एक्सेप्शन है जहां पर टैक्सेबल नहीं होता, वो मैं पढ़ाऊंगा, बट अदरवाइज कॉमन रूल ये है कि आप टैक्सेबल कर दो बिजनेसमैन के हाथ में, क्योंकि बिजनेसमैन ने ये वादा किया था कि इससे मशीनरी खरीदेगा, नहीं खरीदी। अगर नहीं खरीदी तो जो पहले डिडक्शन मिली थी डिपॉजिट कराने पे उसको वापस ले लो और उस इनकम को आप टैक्सेबल डिक्लेयर कर दो भाई हमारे टैक्स पेयर के हाथ में, टैक्सेबल इनकम की तरह नजर आएगी जैसे ही हमारे भाई बिजनेसमैन को वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ब्रॉडली हमारे ब्रॉड प्रिंसिपल्स थे जो हमारे सेक्शन से रिलेटेड है। आओ एक एक करके सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं। द सेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी और रबर। टी, कॉफी और रबर ग्रो करने में और मैन्युफैक्चर करने में जो भी असेसीज इन्वॉल्व होते हैं उनको ये वाला स्पेशल डिडक्शन मिलता है जो डिपॉजिट के समय मिलता है, ठीक है। और एक और डिडक्शन है जो हम बात करेंगे, ठीक है, एक डिडक्शन और मिलता है। चलो फिर डिपॉजिट ऑफ अमाउंट टू नबार्ड। तो नबार्ड है भाई एग्रीकल्चरल बैंक, ठीक है। नबार्ड के अंदर हम लोग अपना डिपॉजिट, ये वाला डिपॉजिट ये फार्मर्स खुलवा सकते हैं, टी, कॉफी, रबर वाले, और इसी बैंक के अंदर जो डिपॉजिट खुलेगा वो वैलिड डिपॉजिट माना जाएगा। सो आपको जो डिपॉजिट खुलवाना है वो कहां खुलवाना है? आपको खुलवाना है नबार्ड में, आपको जो बैंक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। और डिपॉजिट कितने दिनों के अंदर अंदर कर देना है? विद इन 6 मंथ्स और 1 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको भाई डिपॉजिट करा देना है। अमाउंट प्रॉफिट का जो भी पोर्शन आप कह रहे हो, गवर्नमेंट को वादा कर रहे हो कि कि हम ये वाला पोर्शन भाई यूज करेंगे अपने कैपिटल एसेट परचेज करने में, वो पोर्शन आपको जब आपका ईयर एंड हो रहा है, जिस साल भी आप ये वादा कर रहे हो गवर्नमेंट को, जिस साल ईयर एंड हो रहा है उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये डिपॉजिट करा देना है नाबार्ड के उस बैंक अकाउंट में। और दूसरा है 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। यहां पर एक वर्ड इंसर्ट करना है, 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न फर्निशिंग के
एक महीने के पहले, रिटर्न फर्निशिंग डेट के एक महीना पहले, 1 मंथ बिफोर फर्निशिंग ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। गुड्डू कुमार कह रहा है अगर डिपॉजिट से मशीन खरीदने के बाद उस इंसान के पास कैश बचा है तो उस पर भी इनकम मान के टैक्स लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो वो बैंक अकाउंट खुलवाया है, मशीन अगर खरीद ली, ठीक है, उसके बाद उस बैंक अकाउंट में कुछ कैश फिर भी बचा है और वो कैश भी विड्रॉ कर लिया कि भाई मैं ऐसे यूज ले लूंगा, तो वो इनकम की तरह टैक्स होगा। तो जितना भी पैसा आपने मशीन खरीदने के लिए नहीं यूज करा वो आपके लिए इनकम बन जाएगा। या तो मशीन खरीदो या इनकम बना के उसे टैक्स पे करो उस पर, ये रूल है। ठीक है, तो हमें अपने बैंक अकाउंट में जो हमने स्पेशल बैंक अकाउंट खुलवाया है, अरे बताना क्या आईसीआईसीआई बैंक में ये वाला बैंक अकाउंट खुल सकता है? नहीं सर। क्या एचडीएफसी बैंक में खुल सकता है? नहीं सर। क्या एसबीआई में खुल सकता है? नहीं सर। कहां खुलेगा ये वाला बैंक? सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड में खुलेगा। ये है एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट वाला बैंक होता है, स्पेशल बैंक होता है, इसी के अंदर ये वाला अकाउंट खुलेगा। और 6 महीने के अंदर अंदर हर साल जब आपका एंड हुआ, जैसे 31 मार्च 2025 एंड हुआ, तो 31 मार्च 2025, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक आपको ये जो पैसा है जो आप प्रॉफिट में से अपने कमिट कर रहे हो कि मैं ऐसे मशीन खरीदूंगा, वो आपको 6 महीने के अंदर अंदर बैंक में डिपॉजिट कर देना है। ठीक है, और एक और लिमिट है, 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने का जो ड्यू डेट है उससे 1 महीना पहले तक भी आप ये पैसा भाई नाबार्ड में जमा करा सकते हो, डिपॉजिट करा सकते हो। तो दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी उसमें आप ये पैसा नाबार्ड में जमा करा दो, जो हमारी मशीनरी को भाई परचेज करने के यूज आ सकता है। देन व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डिडक्शन? डिडक्शन की क्वांटम क्या है, डिडक्शन का अमाउंट क्या है, कितना डिडक्शन आपको मिलेगा इस पैसे को जमा कराने से, जो आपने जमा कराया उसका डिडक्शन कितना मिलेगा भाई? द क्वांटम ऑफ डिडक्शन विल बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगा वो होगा 40% ऑफ पीजीबीपी। ठीक है, जो आपका पीजीबीपी है, जो आपने भाई प्रॉफिट कमाया है अपने बिजनेस से, उसका 40% या अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लोअर। तो जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो पूरे के पूरे अमाउंट डिपॉजिटेड की नहीं मिलेगी, जो पूरा अमाउंट डिपॉजिट कर दिया पूरी डिडक्शन मिल जाए, नहीं भाई नहीं, ना ना ना, 40% ऑफ पीजीबीपी और अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो हमारा भाई डिडक्शन की तरह अमाउंट एलिजिबल होगा। 40% आपका पीजीबीपी का या अमाउंट जो डिपॉजिट करा, इनमें से जो भी लोअर होगा दैट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, वो डिडक्शन की तरह आपका अलाउ हो जाएगा। ठीक है, फिर परमिसिबल विड्रॉल्स, विड्रॉल कैसे कर सकते हैं भाई, हम इस पैसे को निकाल कैसे सकते हैं? परमिसिबल विड्रॉल, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू है तो आप विड्रॉ कर सकते हो सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, जो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना। सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आप ये पैसा निकाल सकते हो, और किसी पर्पस के लिए आप ये वाला पैसा नहीं निकाल सकते अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, अगर आपका बिजनेस चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है तो। ठीक है, तो आपका जो स्पेसिफाइड बिजनेस है आपका सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस, सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए वाला पैसा निकलना चाहिए अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। और अगर आपका बिजनेस हो गया है क्लोज, क्लोजर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस हो गया है क्लोज, अगर आपका बिजनेस हो गया है बंद, उसके बाद आप पैसा निकालना चाहते हो, तो फिर आप क्लोजर या डिसोल्यूशन, जहां क्लोजर या डिसोल्यूशन है वहां पर आपका टैक्सेबल हो जाएगा आपका पूरा का पूरा पैसा। ठीक है, और अगर डेथ, पार्टीशन, लिक्विडेशन हुई है, ठीक है, डेथ हुआ आपके प्रोप्राइटर का, पार्टीशन हुआ एचयूएफ का, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, या लिक्विडेशन हो गया कंपनी का, ये तीनों केस हैं तो आपका पैसा नॉन टैक्सेबल रहेगा। आपने जो विड्रॉ किया वो नॉन टैक्सेबल रहेगा। अब ये बात याद रखने वाली, ये बात याद रखने वाली, ठीक है, क्या अगर आपका बिजनेस बंद हो रहा है या आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, बिजनेस कब बंद होता है? क्लोजर, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन किसका होता है? फर्म का होता है। ठीक है, और क्लोजर मतलब आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है जो डिसॉल्व हो रही है और आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो ये वाला इनकम, ये वाला जो विड्रॉल है वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि अब तो बिजनेस बंद हो रहा है तो बैंक अकाउंट बंद करवाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट से पैसे निकालने पड़ेंगे, है ना, अल्टीमेटली पैसे निकालने पड़ेंगे, तो जो पैसे निकले वो टैक्सेबल होंगे। लेकिन अगर डेथ हो गई प्रोप्राइटर की जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो रहा है, या पार्टीशन हुआ एचयूएफ का, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, एचयूएफ के सब लोग अलग अलग हो गए, लिक्विडेशन हो गया कंपनी का, कंपनी डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो उस केस में ये वाला नॉन टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा भाई, इनकम, आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि क्लोजर ऑफ बिजनेस में जब आपका पैसा विड्रॉ होता है स्पेशल अकाउंट से, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, फिर लॉक इन पीरियड क्या है? जो आप एसेट परचेज करोगे कितने सालों तक वो आपके पास ही रहना चाहिए? 8 साल। 8 साल, 8 साल तक आपके पास वो एसेट रहना चाहिए, आपको बेचना नहीं है। लेकिन अगर आप बेचते हो किसी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को, है ना, वो एसेट आप
किसी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को बेचते हो। कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि जो भी भाई जो भी कोई हमारा एसेट हम खरीदते हैं ना, वो एसेट पहले हम बिजनेस में ले रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट उस एसेट को कहती है ये हमें बेच दो। किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में वो चाहिए होता है, किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में वो लगेगा, है ना। तो वो एसेट अगर आप गवर्नमेंट को बेचते हो, जैसे कई बार ना गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एक्वायर करती है, मेट्रो का प्रोजेक्ट जाने वाला है उस जगह से, तो लैंड एक्वायर करती है गवर्नमेंट। इसी तरह एसेट्स भी एक्वायर करती है गवर्नमेंट, प्लांट एंड मशीनरी या फिर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने किया वो एक्वायर करती है गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट ने आपका भाई एसेट एक्वायर किया है तो फिर हम लॉक इन पीरियड आप पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपको अगर गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है आपका वो प्लांट एंड मशीनरी या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी आपने किया एज द केस में भी, तो हम लॉक इन पीरियड आपको नहीं लगाएंगे कि 8 साल आपको अपने पास रखने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो मजबूर कर रही है ना आपको, गवर्नमेंट को तो मजबूरी आपको बेचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड सक्सेशन ऑफ अ फर्म टू कंपनी, एक फर्म जब कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो बिजनेस तो चल रहा है, पहले फर्म में चल रहा था फिर कंपनी में चला, तो बिजनेस तो चल रहा है। तो अगर इस तरह से बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो भी हम लॉक इन पीरियड नहीं लगाएंगे, इन दोनों केस में लॉक इन पीरियड नहीं लगेगा। बाकी सारे पीरियड में आपका लॉक इन पीरियड कितना लगेगा, आपका लॉक इन पीरियड लगेगा 8 ईयर्स तक आपका लॉक इन पीरियड लगेगा, ठीक है। अब भाई आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी होती है, ठीक है, ये देखना है। टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी मानी जाती है इन 3 बिजनेसेस में। तो टी के बिजनेस में आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाती है 40%, 60% इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स आपका नहीं लगता टी के केस में। 60% इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम। तो हम जब एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर करेंगे तब ये वाला कॉन्सेप्ट करेंगे कि टी बिजनेस में 60% इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। कॉफी के बिजनेस में 25% और 40% विल बी योर टैक्सेबल इनकम। बाकी होती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम, मतलब एग्जेम्प्ट, उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलेगी भाई, एक भी रुपया आपको नहीं देना, ठीक है, टैक्स का। तो टैक्सेबल इनकम टी के केस में होती है 40%, कॉफी के केस में होती है 25 और 40%। और अगर आप जानना चाहते हो 25-40 में अलग अलग 2 रेट क्यों दिए हुए, रेट बड़े सिंपल से हैं। अगर आप टी को सिर्फ और सिर्फ प्लग करके उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो फिर भाई 25% का आपका टैक्सेबल इनकम माना जाता है। और अगर आप कॉफी को रोस्ट भी कर रहे हो, मतलब उसका प्रोसेसिंग भी कर रहे हो, तो 40% आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाती है। तो कॉफी में 2 केसेस होते हैं, 25-40, ये सब मैंने बुक में लिखवाया हुआ है आपको। रबर के केस में 35% विल बी योर टैक्सेबल इनकम, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 35% मानी जाएगी। सर एक कंफ्यूजन हो गया, क्या कंफ्यूजन हो गया भाई, ये जो परसेंटेजेस दी हुई हैं टैक्सेबल इनकम की और ये जो परसेंटेजेस दी हुई हैं, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है, ये परसेंटेज क्या है और ये फर्क परसेंटेज क्या है। अब सुनना जरा ध्यान से, ये है डिडक्शन का अमाउंट, जो अमाउंट आपकी इनकम को कैलकुलेट करते हुए रिड्यूस किया जाएगा, डिडक्शन की तरह अलाउ किया जाएगा, और ये है आपकी कितनी टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी, टैक्सेबल आप कितना पोर्शन रखोगे, ये वो वाला अमाउंट है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और रबर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, रबर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप रबर का बिजनेस कर रहे हो, सपोज आप रबर का बिजनेस कर रहे हो और आपकी जो इनकम निकल के आई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से, जो आपकी इनकम निकल के आई है, जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से इनकम निकल के आई है, वो निकल के आई है 100 रुपए। ओ ओके रोहित, प्लीज टेक केयर। गाइस रोहित के घर में कुछ सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो छोड़ के चला गया। लेट अस प्रे फॉर हिम, उसकी दादी की स्पीडी रिकवरी हो, लेट अस प्रे फॉर हिम। ओके चलो, अब रबर की भाई हमारा रबर का बिजनेस है और हमारी जो टोटल इनकम है रबर के बिजनेस से वो कितनी है भाई, वो है 100 रुपीज। हमारी जो टोटल इनकम है वो है 100 रुपीज रबर के बिजनेस से, ठीक है। अब मैंने ये फैसला किया, क्या फैसला किया, कि मैं हर साल एवरी ईयर मैं अपनी इस इनकम में से 30 रुपीज अकाउंट में डिपॉजिट करवाऊंगा नाबार्ड वाले, ठीक है। और मैं गवर्नमेंट को कमिट कर रहा हूं, मैंने गवर्नमेंट को क्या कमिट किया भाई, मैंने गवर्नमेंट को कमिट किया कि सुनो गवर्नमेंट, मैं 30 रुपए हर साल अपने बिजनेस से निकाल रहा हूं और इसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा, मैंने इससे प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगा। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, ठीक है। अब ये जो 30 रुपए मैंने निकाला इसकी मुझे मिलेगी डिडक्शन, हालांकि ये खर्चा नहीं है, अरे सुनना, ये खर्चा नहीं है, तो मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, फिक्स डिपॉजिट है तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है, लेकिन ये स्पेशल डिडक्शन है।
जो गवर्नमेंट मुझे स्पेशली दे रही है, क्योंकि मैं रबर का बिजनेस कर रहा हूं, इसलिए स्पेशल डिडक्शन दे रही है गवर्नमेंट। बाहर मार्केट में अगर किसी और बिजनेसमैन को पूछो तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसके लिए डिडक्शन नहीं है, ये डिपॉजिट है, तो है ना। चलो मुझे डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन का अमाउंट क्या होगा, लोअर ऑफ 40% ऑफ पीजीबीपी। पीजीबीपी है मेरा 100, ठीक है, 100 का 40% क्या होगा, 100 का 40% होगा 40, लोअर ऑफ 40% ऑफ पीजीबीपी, और अमाउंट डिपॉजिटेड टू नाबार्ड, मैंने अमाउंट कितना डिपॉजिट कराया 30, दोनों में से लोअर कौन सा है 30, तो मेरा जो इनकम में से माइनस होगा डिडक्शन वो कितना होगा 30, जो डिडक्शन माइनस होगा वो क्या होगा, वो होगा 30। सर अगर तरी का बिजनेस हो तो डिडक्शन मिलेगा, तरी क्या होता है, तरी, TARI, ये क्या है तरी, समझ में नहीं आई बात, ठीक है। तो मेरा बिजनेस इनकम कितना आ गया भाई, मेरा बिजनेस इनकम आ गया 70। अब सवाल ये पूछा जाएगा क्या ये पूरा टैक्सेबल इनकम है या नहीं, नहीं भाई नहीं भाई नहीं, हमारा जो टैक्सेबल इनकम है जो कि हमारे रबर के केस में है, वो टैक्सेबल इनकम भाई कितना होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ 35%, ठीक है। तो 70 का 35% विल बी माय टैक्सेबल इनकम, मतलब मुझे जो टैक्सेबल इनकम भाई निकाल के आएगा मेरा, वो आएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 35%। तो मेरा जो टैक्सेबल इनकम जिस पे मुझे टैक्स पे करना है वो होगा 24.5 मेरा टैक्सेबल इनकम निकल के आएगा। टैक्स मुझे इस वाले अमाउंट पे पे करना है, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आया, यहां जो ऊपर दिया हुआ था वो था डिडक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, और जो टैक्सेबल इनकम दी हुई है ये जब तुम्हारी टोटल इनकम आ जाती है डिडक्शन माइनस करने के बाद उससे टैक्सेबल इनकम निकालने का ये है परसेंटेज जो मेरा यहां पर दिया हुआ है। तो दोनों में है बहुत ज्यादा डिफरेंस। आई होप तुम्हें समझ में आया। सर आपको पता ही है हमें ऐसे समझ में नहीं आता, तो कैसे समझ में आता है भाई, चैट बॉक्स में बताओ। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो कैसे समझ में आता है, चैट बॉक्स में बता दो जरा। बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं तो कैसे, ऐसे कैसे वैसे, ऐसे कैसे वैसे, हाँ पता है मुझे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर एक सम कराना पड़ेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ तो समझ में आए, है ना, पता है मुझे। झारखंड फेमस थाड़ी, ये क्या होती है झारखंड की फेमस थाड़ी, मुझे समझ में नहीं आया, देखो जरा थाड़ी क्या चीज है, क्या ना, झारखंड की फेमस चीज है थाड़ी। व्हाट इज थाड़ी, आई डोंट नो। यूट्यूब भाई देखो, यूट्यूब में हर चीज मिल जाती है ना, तो थाड़ी भी यूट्यूब में मिल जाएगी, थाड़ी THABI, थाड़ी बाड़ी, थाड़ी बाड़ी ये क्या है, थाड़ी झारखंड, थाड़ी टुंडी झारखंड, ये क्या आ गया नालायक, पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। थाड़ी बाड़ी, व्हाट इज दिस, जाट की बात है, जाट के ठाठ तो सबने देखे, एक जाट का बदला देख, वो भी हरियाणवी स्टाइल में, कुछ और ही गया। काश तू मना उससे दिन मारते, मेरे ते जिंदा छोड़ कर ना तेरी मौत निकली। भाई मुझे तो नहीं मिल रहा, तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ अच्छा नालायक, पुदीना लगाओ, गूगल पे सर्च करो, तो अब बाद में सर्च करेंगे, हमें नहीं पता क्या होता है थार्टी पार्टी। भाई 3 चीजों पे रिडक्शन मिलेगी, रबर कॉफी टी छुट्टी, ठीक है। अच्छा नालायक, किसने बोला था ये मुझे, सनी कुमार, सनी कुमार अभी तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूं मैं, ठीक है। अब आई बात समझ में, अभी देखो तुम्हें कॉल कर रहा हूं, अभी मैं अपने पेरेंट्स से बात कराना, पापा से बात करना, पापा तुम्हें बताएंगे, पापा देखो बहुत अच्छे से बताएंगे कि तुम्हें रिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी थार्डी की, बहुत अच्छे से बताएंगे तुम्हें, बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें समझा देंगे, और ऐसा समझाएंगे कि जिंदगी भर भूलोगे नहीं। मैं तो जो समझाऊंगा तो फिर भी भूल जाओगे ना, पापा जो समझाएंगे, पापा की जो बात समझ में आती है, मम्मी की जो बात समझ में आती है ना, वो फिर भुलाई नहीं भूलती। तो थार्डी का रिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा,
ये अब तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हें समझाएंगे और मैं ही उनको कन्विंस करूंगा कि प्लीज आप सनी कुमार को समझाओ कि थार्डी क्या होता है। नालायक। इलस्ट्रेशन नंबर 3, मिस्टर एक्स ग्रोअर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ टी। तो मिस्टर एक्स हैं जो क्या बना रहे हैं भाई, टी बना रहे हैं, और टी में हमें डिडक्शन कितनी मिलती है, देखो जरा, टी का जो 60% इनकम है वो नॉन टैक्सेबल होता है, 40% इनकम टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो हमें टी के केस में जो टैक्स देना पड़ता है वो सिर्फ 40% इनकम पे देना पड़ता है, ठीक है सर, 60% एग्जेम्प्ट होता है। तो मिस्टर एक्स ग्रोअर ऑफ टी हैं, उन्हें टी बनाया, परचेज मशीनरी, उन्होंने मशीनरी परचेज करी, 15% रेट जिस मशीनरी पे लगता है, ऑन 10th अप्रैल 2021, 10th अप्रैल 2021 को मशीनरी परचेज करी है फॉर 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए की मशीनरी परचेज करी। ही कंप्यूटेड डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, पहले 21-22 का किया, फिर 22-23 का किया, फिर 23-24 का किया, मतलब ऐसे करते करते इन्होंने डेप्रिसिएशन AY 23-24 का कैलकुलेट किया, जो कि नीचे आ रहा है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है वो सही हुआ है नहीं हुआ, आपको एक कमेंट बताना है, ठीक है। फर्दर कंप्यूट हिज बिजनेस इनकम, आपको इनकी बिजनेस इनकम भी कंप्यूट करके दिखानी है फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, अज्यूमिंग दैट हिज इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड विदाउट रिड्यूसिंग एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज 8 लाख। तो डेप्रिसिएशन के पहले की जो इनकम है, जो डेप्रिसिएशन के बिना इनकी जो इनकम आ रही है और विदाउट रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर इनकम इज 8 लाख, मतलब जो इनकी पीजीबीपी है वो 8 लाख रुपीस की है, और आपको इनकी बिजनेस इनकम कंप्यूट करके लानी और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन चेक करनी है। ये जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है इसको आपको चेक करना है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्या कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। ओपनिंग WDV निल, सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए ओपनिंग WDV लेते हैं सबसे पहले। अब 10 अप्रैल 2021 में ये खरीदा गया है, इसका बहुत ऑब्वियस सा मतलब है 1 अप्रैल 2021 को जो WDV होगी निल, हम अज्यूम कर रहे हैं, और कोई मशीनरी इस वाले ब्लॉक में थी ही नहीं, ये मशीनरी पहली बार इस ब्लॉक में आई है, ठीक है सर, वैल्यू हो गई निल। एसेट हमने परचेज किया 10 लाख रुपए का, तो टोटल हो गया 10 लाख। फिर सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कोई है नहीं, हमने सेल्स प्रोसीड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमने कहा सेल्स कोई ड्यूरिंग द ईयर है नहीं, चलो परफेक्ट। डेप्रिसिएशन एज फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर 21-22 का है उसका डेप्रिसिएशन भाई कितना लगेगा, भाई क्या 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है या 180 डेज से कम यूज हुआ है, भाई 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है, मोर देन 180 डेज, ठीक है, मोर देन 180 डेज का यूज है, तो फिर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब पूरा 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15%। अब ये क्या मल्टीप्लाई किया इन्होंने, 40% मल्टीप्लाई किया इन्होंने, क्योंकि जो इनकम होती है वो भी सिर्फ 40% टैक्स होती है। तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा के इन्होंने डेप्रिसिएशन का जो अलाउंस लिया, डेप्रिसिएशन को जो माइनस किया, वो भी सिर्फ 40% किया। सही है या गलत है वो हमें सोचना है भाई, कि एक्सपेंस भी किस तरह 40% से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये है हमारा टैक्सेबल पोर्शन, है ना, जैसे इनकम हमारी टैक्सेबल होती है 40%, वैसे इन्होंने एक्सपेंडिचर भी टैक्सेबल कितना कर दिया, 40% एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल कर दिया, टैक्सेबल नहीं डिडक्टेबल कर दिया। हम कहेंगे भाभाई हम एक्सपेंडिचर को भी 40% डिडक्ट करेंगे, क्या ये सही तरीका है या नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, ठीक है। आगे चलो, आगे आ गया WDV देखो कितना आया, 9,40,000 हमने माइनस कर दिया 10 लाख में से 60,000, 940 का WDV आ गया। इन्होंने दोबारा क्या किया, डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 2023, 9,40,000 मल्टीप्लाई बाय 15% पूरे साल का, मल्टीप्लाई बाय 40%। अगेन ये 40% कहां से आया, जो हमारा टैक्सेबल पोर्शन होता है, और हमारा क्लोजिंग WDV कितना बन गया, 883,600, 883,600। अब प्रॉब्लम ये है, क्या ये सही है या ये गलत है, क्या ये सही है या ये गलत है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल में भी भाई ये वाला पोर्शन कराया था, ओहो एग्जाम्पल डिलीट कर दिया मैंने, दोबारा ले आऊं भाई एग्जाम्पल, लो जो एग्जाम्पल में दोबारा ले आया, ठीक है। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना भाई, हम जो ये 40% मल्टीप्लाई करते हैं ना टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए, वो करते हैं अपनी जो नेट बिजनेस इनकम निकल के आती है उस पे। नेट बिजनेस इनकम कैसे निकल के आती है, ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चों को माइनस करते हैं, सारी इनकम को ऐड करते हैं, और जो नेट अमाउंट निकल के आता है उसका 40% करते हैं। ऐसा नहीं करते कि हर एक इनकम का 40 और हर एक्सपेंस का 40 करके निकालते हैं, ऐसा नहीं करते भाई, गलत तरीका है। तुम हर एक इनकम हर एक एक्सपेंस का 40 से मल्टीप्लाई नहीं करते। जो तुम्हारा टोटल बिजनेस का इनकम आता है, सारे खर्चे माइनस करके सारी इनकम ऐड करके
उसका 70%, उसका 40% लिया जाता है। टोटल इनकम का 40% लिया जाता है हमेशा, कभी भी हर एक इनकम का या हर एक खर्चे का 40-40-40% तुम नहीं लेते। तो सबसे पहली बात तो ये जो कैलकुलेशन करी गई है कि डेप्रिसिएशन का भाई 40% मल्टीप्लाई कर दिया गया है, बिल्कुल गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पूरा पूरा कैलकुलेट करना चाहिए था। हटाओ 40%, अरे हटाओ 40%, डेप्रिसिएशन आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना चाहिए था। पूरा डेप्रिसिएशन निकालो, उसको इनकम में से माइनस करो और उसका फिर 40% लो, तो आपका आंसर सही होगा। अब तुम लोग मुझे बताओ, क्या तुम नॉर्मल वे में डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो और डब्ल्यूडीवी निकाल सकते हो? द करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कर सकते हो क्या? जरा चैट बॉक्स में बता दो, क्या करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कर सकते हो कि करेक्ट डेप्रिसिएशन कैसे निकल के आना चाहिए? 40% को भूल जाना भाई, 40% गलत कैलकुलेशन है। 40% इज द रॉन्ग कैलकुलेशन। क्या तुम करेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो इस टेबल में? यस, बस ठीक है। तो मैं तुम्हें बस 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट्स। जरा कैलकुलेशन कर दो डेप्रिसिएशन का इस वाली टेबल में सही तरीके से। कोई 40% मल्टीप्लाई मत करना। 40% कहां मल्टीप्लाई करना है मैं खुद बताऊंगा, ठीक है? जरा डेप्रिसिएशन जैसा हमने क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तुमने किया है, उसी हिसाब से जरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो। 3 मिनट्स का टाइम तुमको मिलता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म कर दीजिए इन द चैट बॉक्स. कैन यू हियर मी? कैन यू सी मी? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. नहीं, कांट सी. देख तो पा रहे हो? देखो जरा. अच्छा, आगे आंसर 722500. ऑल राइट, वेरी गुड. 10 lakhs इज द ओपनिंग बैलेंस. ठीक है. ओ सॉरी, नील इज द ओपनिंग बैलेंस. ठीक है. 10 लाख परचेज किया और भूल जाओ 40% वाला फंडा, वो डेप्रिसिएशन निकालते हुए नहीं लगाना. 10 लाख के परचेजेस हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो 10 लाख रुपीज. 15% का नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाओ भाई, 1.5 लाख रुपए. कितना आया? 8.5 लाख रुपए. ठीक है. फिर ओके, 8,50,000 रुपीज, और 8,50,000 रुपीज पे आपको 15% का डेप्रिसिएशन लगाना है नॉर्मल तरीके से. यहां पर 40% भाई मल्टीप्लाई नहीं करते, समझ लो. गलती करी है मिस्टर एक्स ने यहां पर 40% मल्टीप्लाई करते हुए. ठीक है. अब 850 का 15% कितना होगा? 850 का 15%, 127,500. 722,500. ठीक है. अब सर फिर बताओ 40% कहां होगा? आओ आओ नीचे आओ, इस कैलकुलेशन में बताता हूं 40% कहां होगा. भाई जो हमारे टोटल बिजनेस की इनकम है वो कितनी है? 8 लाख रुपीज. ठीक है. टोटल बिजनेस की इनकम है 8 लाख रुपीज. अब इसके अंदर जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है हमारा, जो इस साल लगा है, वो कौन सा है? 127,500. जो हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 का डेप्रिसिएशन है, हम उसको माइनस करेंगे 127,500. ठीक है. क्योंकि यहां लिखा है इनकम इज बिफोर डेप्रिसिएशन. देखो यहां लिखा है ना, इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे विदाउट रिड्यूसिंग एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. ये भी हम खुद ही माइनस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम वाला. ठीक है. तो 8 लाख माइनस 127,500, 672,500, 672,500. ठीक है. फिर इसमें से एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा? बीइंग 60% ऑफ अब ऊपर का 60% हमारा एग्जेम्प्ट होगा. टैक्सेबल कितना होगा? सिर्फ 40% ही टैक्सेबल होगा. ओनली 40% इज टैक्सेबल. तो 672,500 मल्टीप्लाइड बाय 60%, 403,500, 269,000. हमारा टैक्सेबल इनकम कितना आ गया? 269,000. वेरी गुड. गुड्डू ने बिल्कुल सही बात बोली है. वेरी गुड गुड्डू. ठीक है भाई. तो हमारा प्रॉफिट, तो जो 40% हम मल्टीप्लाई करते हैं ना बिजनेस इनकम के लिए, वो इस वाली स्टेज पे करते हैं भाई. वो हम हर इनकम और हर एक्सपेंडिचर में सेपरेटली नहीं करेंगे. तो ये गलती हुई है क्वेश्चन में. जब उन्हें डेप्रिसिएशन निकाला, उन्होंने 40% यही मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज रॉन्ग. दलप्रीत कौर का आंसर बिल्कुल ठीक. सादिका फातिमा का आंसर बिल्कुल ठीक. ठीक है. बात समझ में आई तो लिख दो जरा यस सर. यस यस, वेरी गुड, परफेक्ट. तो जो 40% मल्टीप्लाई करना है वो आपको टोटल इनकम निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना है. वो हर एक इनकम एक्सपेंस में नहीं मल्टीप्लाई होगा. ये वाली बात ध्यान रखनी है. ठीक है.
हमारे क्वेश्चन ने क्या गलती करी, गलती ये करी, डेप्रिसिएशन निकालते वक्त 40% माइनस कर दिया। वो गलत है भाई, 40% ऐसे इंडिविजुअली माइनस नहीं होगा, वो टोटल इनकम निकालने के बाद ही माइनस होगा, ऐसे इंडिविजुअली वो नहीं माइनस होगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो रेडी हैं हम अपनी अगली स्पेशल डिडक्शन के लिए। ये भी है भाई स्पेशल डिडक्शन, एक स्पेशल डिडक्शन जो स्पेशल तरह के बिजनेसमैन को ही मिलती है। स्पेशल डिडक्शन जो कि स्पेशल तरह के बिजनेसमैन को ही मिलती है। स्पेशल डिडक्शन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर, और जी हां स्पेशल एक्सपेंडिचर है। जो कि इनकर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर एंड वेरी स्पेशल डिडक्शन जो अलाउ होगा। तो अगेन मेरी वही बात वापस मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, कई बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, कई एक्टिविटीज को, बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है भाई तुम्हारा ना केवल हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के प्रॉफिट को कम कर देंगे, ना केवल वो होगा, बल्कि जो तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे ना, जो भी तुम कैपिटल नेचर का खर्चा करोगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे या बिल्डिंग खरीदोगे या इक्विपमेंट खरीदोगे, महंगे महंगे इक्विपमेंट होते हैं, उनको भी हम प्रॉफिट में से माइनस करने की परमिशन दे देंगे, ताकि तुम्हारा पहले साल का प्रॉफिट हो जाए कम, ताकि तुम्हारा पहले साल का टैक्स हो जाए कम। तो ये बेनिफिट बहुत सारे बिजनेसमैन को दिया जाता है अपने बहुत सारे बिजनेसेस करने के लिए। उसी में से एक बेनिफिट है साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर करती हैं, क्या होता है ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर? साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का मतलब आपने कोई नई टेक्नोलॉजी को इजाद करने के लिए, किसी नई टेक्नोलॉजी को भाई मार्केट में उसका टेस्टिंग करने के लिए, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए आपने बहुत सारे साइंटिस्ट को बुलाया, और साइंटिस्ट मिलके उस चीज़ पे स्टडी कर रहे हैं, उस चीज़ पे एनालिसिस कर रहे हैं, और रिसर्च करके कोई नया प्रोडक्ट वो इजाद में लाने वाले हैं, तब हम कहते हैं उस खर्चे को क्या नाम देते हैं? उस खर्चे को नाम देते हैं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। उस खर्चे का नाम होता है भाई साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। और ये जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर होता है, इसका ना केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पूरा का पूरा अमाउंट डिडक्शन की तरह एलिजिबल हो जाता है। आप पूरे के पूरे अमाउंट को डिडक्शन की तरह ले सकते हो। लेकिन होता है कुछ भाई स्पेसिफाइड केसेस में ही ऑब्वियसली, वरना आप मिसयूज कर लोगे एक्सपेंडिचर का। तो कुछ स्पेसिफाइड केसेस में अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो ही इस वाले खर्चे का डिडक्शन मिलता है, अदरवाइज इस खर्चे का डिडक्शन भाई नहीं मिलता। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा होगा जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी डिडक्शन की तरह अप्रूव कर दिया जाएगा, जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी डिडक्शन की तरह ले लिया जाएगा। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसर्च एक्सपेंडिचर होता है दो टाइप का। रिसर्च एक्सपेंडिचर होता है दो टाइप का। एक इन हाउस रिसर्च, मतलब आपने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ही ऑफिस में, अपनी ही फैक्ट्री में एक लैब बनाई हुई है, लैब जैसे बोलते हैं टेस्टिंग लैब, टेस्टिंग लैब बनाई हुई है। ठीक है, अपने ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है, आपने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में बनाई हुई है एक रिसर्च लैब, जिसे बोलते हैं इन हाउस रिसर्च लैब, और आप वहीं पर अपने साइंटिस्ट अपॉइंट करें। बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं भाई, जिनका काम होता है रिसर्च करना, टेक्निकल एनालिसिस करना। आपने उन्हें अपॉइंट किया हुआ है, आप उन्हें सैलरीज दे रहे हो, और वो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। इसे बोलते हैं इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर, इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर। और दूसरे कैटेगरी का होता है रिसर्च थ्रू आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर मैं बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मैं भाई टीचर हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी चिप बनाऊं, ठीक है, एक ऐसी चिप बनाऊं जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में फिट कर सकूं, और जैसे वो सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में जाएं तो जैसे वो क्वेश्चन देखें, ठीक है, वो क्वेश्चन की पूरी कॉपी उस चिप के थ्रू मेरे पास पहुंच जाए, और मैं उस चिप के थ्रू सारे स्टूडेंट्स का आंसर उनको उनके दिमाग में डाल दूं। मैं ऐसी चिप बनवाना चाहता हूं। ठीक है, अब मैंने इन हाउस अपने साइंटिस्ट नहीं अपॉइंट करे,
मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे IIMs होते हैं या जो साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है ना, मैंने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया कि लो भाई लो मेरे लिए रिसर्च करके बताओ, मेरे सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में मैं एक चिप फिट करूंगा, जो वो एग्जाम में जाएं वो क्वेश्चन चिप स्कैन करके मुझे भेज दे और मैं दिमाग में अपने सारे स्टूडेंट्स के आंसर भेज दूं। नालायक, कितने खुश हो रहे हैं ना सारे के सारे, हाँ सर ऐसी टेक्नोलॉजी ले आओ मजा आ जाएगा, है ना। नालायक सारे के सारे नालायक, ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आ गई तो तुम लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, मजा नहीं आ जाएगा, क्योंकि तुम लोगों का दिमाग फिर रस्ट हो जाएगा अगर इसी तरह तुम पास हो जाओगे तो। डायरेक्ट चिप में भर दो सारा गुड्डू कुमार कह रहे नालायक, गुड आइडिया सर, ऐसा कोई आइडिया नहीं, ठीक है, मेहनत करोगे तभी दिमाग चलेगा, तभी दिमाग शार्प होगा, वरना दिमाग ठस बुद्धि बन जाएगा, ठस, समझे। यस सर, मजे 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 ब्रो मजे, नालायक। तो उसे कहते हैं रिसर्च थ्रू आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। जब बड़ी बड़ी कंपनीज किसी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देते हैं और उन्हें किसी स्पेसिफिक एरिया में रिसर्च करने का भाई हिदायत देते हैं, तब हम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च करने का बात कहते हैं। तो रिसर्च इन हाउस रिसर्च भी हो सकता है एंड रिसर्च थ्रू आउटसाइड एसोसिएशन भी हो सकता है। दोनों केस में रिडक्शन मिलेंगे। पहले देखते हैं इन हाउस का रिडक्शन क्या मिलेगा भाई। इन हाउस में जब आप रिसर्च करा रहे हो तो आपके बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च ही होनी चाहिए, आप किसी और के बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च नहीं कर सकते, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च ही करोगे। तो इन हाउस में आपके बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च होनी चाहिए। अब इसमें भी आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो आपने उस चीज जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो अभी आपने उसका बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, पहले रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, फिर जब वो चीज बन जाएगी तो आप उसे बेचोगे। पहले रिसर्च करोगे, फिर जब वो चीज बन जाएगी फिर उसे बेचोगे। तो दो तरह के खर्चे आएंगे, प्री बिजनेस, पोस्ट बिजनेस। जब एक्चुअली आपने बेचना शुरू कर दिया उसके बाद रिसर्च थोड़ी सी कंटिन्यू रहेगी। और प्री बिजनेस मतलब आपका बिजनेस जब शुरू नहीं हुआ उससे पहले की जो आप रिसर्च कर रहे थे उसका खर्चा होगा। तो अगर आप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कोई खर्चा करते हो तो 100% ऑफ बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन। आपका सारा का सारा रेवेन्यू और सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शन की तरह अलाउ हो जाएगा अगर आपने बिजनेस शुरू करने के बाद रिसर्च करवाई है, एक्सेप्ट फॉर लैंड। लैंड का खर्चा अलाउ नहीं होगा। अगर आपने लैंड खरीदी है उसका खर्चा भाई अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा जितने भी कैपिटल एसेट खरीदे सारा का सारा हम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस शुरू हो चुका है, आपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिया, हम उसका खर्चा आपको भाई सारा का सारा दे देंगे। इट इज अलाउड एज अ रिडक्शन, रिडक्शन की तरह अलाउ हो जाएगा सारा का सारा खर्चा, ठीक है। अब बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपने बिजनेस शुरू नहीं किया, मतलब आपकी इनकम कुछ भी नहीं है। अगर इनकम कुछ भी नहीं है तो खर्चा अगर ले भी लोगे तो क्या भाई बेनिफिट हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि इनकम तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कोई खर्चा हुआ है और वो भी 3 साल पहले मान लो आप रिसर्च करा रहे हो 10 साल से, हम खर्चा नहीं मानेंगे, जो पिछले 3 साल का खर्चा होगा सिर्फ वही मानेंगे। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 3 इयर्स ओनली, उसका जो खर्चा होगा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है, वो भी कौन से टाइप का, एक तो सैलरी और एक रॉ मटेरियल परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सैलरी जो आपने साइंटिफिक रिसर्च के एम्प्लॉयज को दी है और जो रॉ मटेरियल परचेज किया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इन दोनों खर्चों को हम अलाउ कर देंगे 100% ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड इन पास्ट 3 years टू बी अलाउड एज अ रिडक्शन इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जिस दिन आपने बिजनेस शुरू कर दिया आपका 100% खर्चा पिछले 3 साल का ऑन 2 थिंग्स, सैलरी एंड रॉ मटेरियल, हम अलाउ कर देंगे एज अ रिडक्शन। जिस साल आपने बिजनेस कमेंस किया, जिस साल आपने उस चीज को प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर दिया, हम उसी साल रिडक्शन की तरह इसको अलाउ कर देंगे आपको, ठीक है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी आपने बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किया वो अलाउ हो जाएगा एज अ रिडक्शन 100% आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है एक्सेप्ट फॉर लैंड, लैंड के अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी हम अलाउ कर देंगे 100% जैसे आप अपना बिजनेस शुरू करोगे, जैसे आपका बिजनेस कमेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक कंडीशन याद रखनी है और ऑब्वियसली बात है जब क्वेश्चन करेंगे बार बार इस चार्ट पे आएंगे क्योंकि चार्ट को रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब अगर आउटसाइड एजेंसी को हमने भाई कोई रिसर्च करने के लिए कहा हुआ है और आउटसाइड एजेंसी मे और मे नॉट रिलेट टू बिजनेस, आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है, अनरिलेटेड भी हो सकता है रिसर्च जो आप करने को कह रहे हो जिस टॉपिक पे, ठीक है। कई बार डोनेशन की नियत से भी भाई हम पैसा देते हैं कि देश की तरक्की होगी, इस वजह से पैसा देते हैं। तो अगर आपने आउटसाइड एजेंसी को रिसर्च के लिए भाई कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो पेमेंट मेड टू नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, IIT, पेमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च 100% अमाउंट पेड इज अलाउड एज अ रिडक्शन। रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंडियन कंपनी, पर्पस यही होना चाहिए, ठीक है, पर्पस यही होना चाहिए। तो 100% आपकी रिडक्शन की तरह अलाउ हो जाएगा वो वाला खर्चा। सर आपको पता ही है ऐसे हमें समझ में नहीं आता,
तो ऐसे समझ में नहीं आता तो कैसे समझ में आता है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ ना। ऐसे नहीं तो कैसे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यस, वैसे समझ में आता है। हर्ष हर्ष कंजानी कह रहा है ऐसे नहीं वैसे समझ आता है। ये वैसे कैसे? नालायक हर्ष कंजानी। हर्ष कंजानी तो आज मैं इसके पेरेंट्स से बात करूंगा। रुक जाओ तुम हर्ष। और हर्ष के तो पेरेंट्स को भी मैं जानता हूं। हर्ष ने व्हाट्सएप पे डीपी लगाई हुई है अपने किसी वेकेशन में, उसके मम्मी पापा भी हैं और छोटा भाई भी है, वो भी मैंने देखी है डीपी, कहीं तो लगाई हुई है। तो बस मैं पेरेंट्स से बात करूंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वेरी गुड। आओ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखो डीटी में ना मेन फोकस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ही है। अल्टीमेटली डीटी में कोई थ्योरी आपकी आने वाली नहीं है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करके देखने हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। थ्योरी है उसको चार्ट फॉर्म में बस आपको इतना मेमोराइज करना है कि क्वेश्चन ढंग से हो जाए, बस। इस ज्यादा लैंग्वेज में कोई ध्यान नहीं देना, कोई आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है अपने सारे के सारे भाई डीटी के पेपर में। तो कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है सर, चलो। तो डायनामिक इंडिया कंपनी कमेंसेस प्रोडक्शन ऑन 16 अगस्त 2023। तो कमेंस प्रोडक्शन कब करी? प्रोडक्शन शुरू करी भाई 16 अगस्त 2023 को, मतलब 15 अगस्त तक प्री कमेंसमेंट, 16 अगस्त के बाद पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस कमेंस हो गया 16 अगस्त के बाद, 15 अगस्त तक का जो खर्चा होगा वो होगा प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का खर्चा। इट इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के आपको नीचे के खर्चे दिए हैं। फाइंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। आपको सेक्शन 35 के डिडक्शन भाई निकाल के लाने हैं प्रीवियस ईयर 23-24 के, ठीक है? अभी आपको दी हुई है लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, पर्पस दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, कब खर्चा किया ये दिया हुआ है, ठीक है? ध्यान रखने वाली बात है, प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 16 अगस्त के बाद पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है? तो ये सब हमने खर्चे किए अपने भाई अपने सारे बिजनेस में, ठीक है सर? अब कहीं डोनेशन भी दिया है क्या? कहीं आउटसाइड पार्टी को भी दिया है? चलो वो देख लेंगे आउटसाइड पार्टी को दिया है क्या। हाँ ये रहा, पे टू अप्रूव्ड नेशनल लैबोरेटरी, आउटसाइड पार्टी को भी दिया है भाई। इन हाउस भी खर्चा किया है, तो दोनों तरह के खर्चे हैं इसमें, दोनों तरह के खर्चे हैं। इन हाउस भी, आउटसाइड एसोसिएशन को भी डोनेशन दिए, दोनों तरह के खर्चे हैं, दोनों में देखेंगे अलाउ कैसे होंगे, ठीक है सर? बात समझ में आ गई। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 टू डायनामिक फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 डिडक्शन कैसे अलाउ होगी वो अब हम देखते हैं, ठीक है सर? तो भाई सबसे पहले तो ये कुछ बहुत पुराने पुराने खर्चे हैं। हमारा ईयर है 23, ठीक है? अब सबसे पहली बात, सर इस ईयर के पहले के 3 साल के खर्चे अलाउ होंगे जो कि हमारे इन हाउस हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन हाउस हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें सिर्फ लास्ट 3 इयर्स के ही खर्चे अलाउ होंगे, उसके पहले के खर्चे अलाउ नहीं होंगे। लास्ट 3 इयर्स के खर्चे अलाउ होंगे, लास्ट 3 साल के खर्चे अलाउ होंगे, उसके पहले के खर्चे भाई अलाउ नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात भाई, लास्ट 3 ईयर के खर्चे अलाउ होंगे, उसके पहले के खर्चे अलाउ नहीं होंगे, ठीक है सर? तो 3 ईयर के पहले के खर्चे हम लोग ले लेंगे एक एक करके। चलो, तो 3 ईयर का क्या मतलब हुआ? 3 ईयर का मतलब हुआ 23 चल रहा है ना? 21-20, 21-20। तो सबसे पहले बात आ जाती है, देखना जरा इन वाले खर्चों की, ये दोनों खर्चों की देखना जरा। सबसे पहले बात आ जाती है ये दोनों खर्चों की। ये दोनों खर्चे देखना जो लास्ट में हमारे ये दो खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये खर्चे हमारे 2020 से भी पहले के हैं। हमारा करंट का ईयर कौन सा चल रहा है? हमारा करंट का जो ईयर है वो है 23-24। यानी कौन कौन से ईयर के खर्चे हम अलाउ कर देंगे? 22-23, 21-22, 20-21। ये 3 ईयर के खर्चे हम अलाउ कर देंगे। लेकिन ये जो हैं ये हैं उससे पहले के। देखो 19-20, 18-20 के खर्चे, तो ये अलाउ होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे सर, ये वाले खर्चे अलाउ नहीं होंगे। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंट जरूर लिखेंगे, आगे डिडक्शन में लिख देंगे निल।
ठीक है, डिडक्शन कितने अमाउंट की मिलेगी इसमें? डिडक्शन मिलेगी भाई निल अमाउंट की, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आओ जरा एक तरह के खर्चे और देखते हैं। ये है 21, ठीक है, ये देखना जरा, ये हैं खर्चे जो 1 अप्रैल 2020 से 15 अगस्त 2021 तक हैं। अब सुनना जरा, जो हमारे 3 साल कैलकुलेट होंगे वो हमारे बिजनेस के कमेंसमेंट से पहले के 3 साल कैलकुलेट होते हैं। बिजनेस कमेंस कब हुआ? बिजनेस कमेंस हुआ 16 अगस्त 2023, ठीक है, तो 22, 21, 20, तो जो प्री 3 इयर्स के खर्चे होंगे ना वो 15 अगस्त 2020 से पहले वाले होंगे। 15 अगस्त 2020 से पहले वाले खर्चे होंगे हमारे, ठीक है। तो देखना, ये जो दूसरी कैटेगरी के खर्चे हैं यहां पर जो आ रहे हैं 15 अगस्त 2020 तक के खर्चे, 15 अगस्त 2020 तक के खर्चे, ये भी 3 साल से पहले वाले काउंट होंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस कब कमेंस हुआ? बिजनेस कमेंस हुआ 16 अगस्त 2023 को, तो 22, 21, 20, तो 20 से पहले के जो खर्चे हैं वो भी 3 साल से पहले वाले माने जाएंगे, और 3 साल से पहले वालों का डिडक्शन हम नहीं देंगे, ठीक है। सो ये वाला भी जो खर्चा है, नीचे आ जाओ, ये वाला खर्चा भी हमारा डिडक्शन की तरह अलाउ नहीं होगा, जो 2020 तक का खर्चा होगा, ठीक है सर। तो भाई अमाउंट क्या है इस खर्चे का? 9 लाख और 50,000, 9 लाख और 50,000। इसमें भी क्या आएगा? निल निल, इन सब के आगे लगाओ ब्रैकेट और यहां लिख दो नोट नंबर 1, इन सब के आगे लगाओ ब्रैकेट और लिख दो नोट नंबर 1, ठीक है। ये सब खर्चे हमारे 3 साल से पहले के हैं। 3 साल के पहले के खर्चे तो अलाउ ही नहीं होंगे एज अ डिडक्शन, इनमें डिडक्शन ही नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। और यहां लिख दो नोट नंबर 1। और ये रहा हमारा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या कहता है? एक्सपेंडिचर वेदर रेवेन्यू और कैपिटल इनकर्ड बिफोर 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शैल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। डिडक्शन की तरह नहीं अलाउ होगा 3 साल से पुराने खर्चे। और ये जो नंबर 1 नोट हमने डाला है ये है 3 साल से पुराने खर्चे, इनमें 1 भी रुपए का डिडक्शन नहीं अलाउ होगा, ठीक है सर। बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं, क्योंकि पेचीदा चीज है, एक भी नहीं समझ में आई तो फिर आगे का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलो, अगला खर्चा कौन सा है? अगला खर्चा कौन सा है? ये है अगला खर्चा, ठीक है। ये तो हो गया 3 इयर्स बिफोर कमेंसमेंट वाला खर्चा, ठीक है। अब ये यहां से लेकर यहां तक 16 अगस्त 2020 से लेकर 15 अगस्त 2023, मतलब ये हमारा खर्चा हो गया 3 इयर्स बिफोर कमेंसमेंट। ये हमारा 3 इयर्स बिफोर कमेंसमेंट का खर्चा हो गया, ठीक है। क्या ये जो 3 इयर्स बिफोर कमेंसमेंट का खर्चा है, क्या ये अलाउ होगा एज रिडक्शन? यस सर, बिल्कुल अलाउ होगा। आओ अपने नोट्स में आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है इन हाउस रिसर्च अगर आप कर रहे हो और आपके कमेंसमेंट से बिफोर के खर्चे हुए हैं और 3 साल के आपके खर्चे हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अलाउ हो जाएगा, कैपिटल भी अलाउ हो जाएगा। शर्त यह है सैलरी अलाउ होगा एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, परक्विजिट अलाउ नहीं होगा। पे टू एम्प्लॉइज एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में जो एम्प्लॉय हैं, और रॉ मटेरियल जो साइंटिफिक रिसर्च में लगाए पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा पूरा अलाउ हो जाएगा एक्सक्लूडिंग लैंड, लैंड अलाउ नहीं होगा। लेकिन लास्ट 3 इयर्स के खर्चे अलाउ होंगे कमेंसमेंट से 3 इयर्स पहले, जो कि है हमारी ये वाली कैटेगरी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा खर्चा है। सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड। जरा चैट बॉक्स में बता दो लैंड का खर्चा अलाउ होगा डिडक्शन की तरह या नहीं होगा? चैट बॉक्स में बता दो। परचेज ऑफ मटेरियल, पेमेंट ऑफ सैलरी अदर देन परक्विजिट,
परक्विजिट पर प्रोवाइडेड टू रिसर्च पर्सोनेल, परक्विजिट के अलावा होगा या नहीं होगा? सर साफ साफ लिखा हुआ है नहीं होगा। और फिर लास्ट अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परक्विजिट अलाउ होगा या नहीं होगा? जरा चैट बॉक्स में बता दो, परक्विजिट अलाउ होगा या नहीं होगा? चैट बॉक्स में बता दो। बिल्कुल सही बात, नहीं होगा सर, नहीं होगा। ठीक है, और अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, कोई और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है भाई? परचेज ऑफ मटेरियल तो दे दिया, अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं सर, अदर भी नहीं होगा, क्योंकि 3 साल से पहले वाले जो खर्चे हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, सैलरी और मटेरियल, बस, और कोई नहीं, और कोई नहीं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? चलो, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल है 5 लाख माइनस 1 लाख, विच इज, तो खर्चा है टोटल 5 लाख, लेकिन अलाउ कितना होगा? 4 लाख। टोटल खर्चा है 5 लाख, लेकिन अलाउ कितना होगा? ओनली 4 लाख अलाउ होगा। ठीक है, फिर सैलरी, सैलरी का खर्चा कितना है? एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग परक्विजिट 2 लाख अलाउ होगा। अलाउ होगा? जी हाँ सर, अलाउ होगा। 2 लाख, 2 लाख। परक्विजिट कितना है? परक्विजिट, परक्विजिट की वैल्यू है 1 लाख। अलाउ कितना होगा? निल। अदर एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी है? 80,000। अलाउ कितना होगा? निल। ओह, परचेज ऑफ मटेरियल कितना है भाई? परचेज ऑफ मटेरियल है 3 लाख, सॉरी, परचेज ऑफ मटेरियल इज 3 लाख। परचेज ऑफ मटेरियल कितना है? 3 लाख। क्या अलाउ हो जाएगा? पूरा का पूरा? जी सर, बिल्कुल, पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। परचेज ऑफ मटेरियल 3 लाख, अलाउ कितना होगा? पूरा का पूरा 3 लाख। और अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 80,000। क्या अलाउ होगा? नहीं सर, कुछ भी अलाउ नहीं होगा, नहीं। ठीक है भाई? जी सर। और जरा लिख दो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर। यहां तक की बात समझ में आई? धीरे धीरे करके चलेंगे भाई, एकदम आराम आराम से, होले होले, होले होले से डीटी समझ में आता है, होले होले से आईडीटी समझ में आता है, होले होले से फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ में आती है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, थोड़ी मेहनत तो कर मेरे यार, चल फिकर नु गोली मार यार है, एग्जाम के दिन अब 4, होले होले सीएम में फाइनलिस्ट बन जाएगा रे, होले होले सीएम में फाइनलिस्ट बन जाएगा। पता नहीं कौन उल्टे सीधे गाने गाता रहता है मेरी क्लास में, मैं समझ नहीं आता, फालतू के बेकार के गाने कोई गाता रहता है। उफ। अब मनीष पूछ रहा है सर 5 लाख में से सिर्फ 4 लाख क्यों किया? ये 5 लाख में से सिर्फ 4 लाख क्यों? क्योंकि 1 लाख लैंड था और लैंड का डिडक्शन नहीं मिलता, लैंड का डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो 5 लाख में से 4 लाख ही अलाउ होगा। चलो ठीक है, ये अगला ब्लॉक भी हमने खत्म किया। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसने भाई ने करी है कुछ भाई अप्रूव्ड नेशनल लैबोरेटरी में कुछ भाई इसने वो करा है, डोनेशन दिया है। ठीक है, उससे पहले परचेज ऑफ कार टू कैरी रिसर्च वर्कर्स, रिसर्च वर्कर को कैरी करने के लिए कुछ कार 18 दिसंबर 2023 को परचेज करी है 2 लाख रुपए की। ठीक है, 18 दिसंबर 2023 को परचेज ऑफ कैरी ऑफ कार करी है 2 लाख रुपए की। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी डिडक्शन में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी डिडक्शन में आता है, तो निल लिख दूं? कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई, डिडक्शन में तो नहीं आएगा ना, निल लिख दूं? निल, कैपिटल है कैपिटल। अरे सर यही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कुछ स्पेशल डिडक्शन होती हैं जहां कैपिटल को भी डिडक्शन में ले लिया जाता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे 15 दिसंबर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इन हाउस रिसर्च, इन हाउस रिसर्च के लिए लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे, कॉस्ट ऑफ लैंड इज 1.5 लाख। लैंड का कॉस्ट क्या है भाई? 1.5 लाख। और ये पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, बिजनेस के कमेंस करने के बाद का ये अमाउंट है भाई, 15 दिसंबर मतलब बिजनेस कमेंस करने के बाद का अमाउंट है, 1.5 लाख का लैंड है। ठीक है, चलो लैंड अलाउ होगा कि नहीं होगा बता दो, पोस्ट कमेंसमेंट है इसमें तो कर दो, लैंड अलाउ होगा नहीं होगा बता दो जरा चैट बॉक्स में। लैंड
नहीं सर, लैंड कभी भी नहीं होता अलाउ एज अ रिडक्शन। नालायक हर्ष गंजानी, अब पक्का हो गया, आज तुम्हारे घर फोन करके तुम्हारे पापा से बात करूंगा मैं, ठीक है? फिर तुम्हारी ऐसी ऐसी सीटी बजेंगी ना कि तुम सीटी बजाते रह जाओगे फिर। चलो, ओके, ऑल राइट। सो नेक्स्ट खर्चा क्या है भाई? नेक्स्ट खर्चा है पेड टू साइंटिस्ट। अच्छा, नहीं, उससे पहले पेड टू अप्रूव नेशनल लेबोरेटरी। नेशनल लेबोरेटरी के लिए पे किया है 60,000 रुपीज, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पंगा है, ये नॉन बिजनेस पर्पस के लिए पे किया है, ठीक है? अप्रूव्ड नेशनल यूनिवर्सिटी को पे किया है, अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी को पे किया है लेकिन ये भाई नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आपने ये डोनेशन दी है। देखो यहां साफ साफ लिखा है, अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी डोनेशन दी है और आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन दी है तो भी अलाउ होती है रिडक्शन। यहां अगर नॉन बिजनेस के लिए दी होती, इन हाउस अगर नॉन बिजनेस के लिए दी होती, डिडक्शन अलाउ नहीं होती। यहां नॉन बिजनेस के लिए डिडक्शन अलाउड है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखने वाला है, ठीक है? तो अगर बाहर डोनेशन दी है तो वो अलाउ होगी, नॉन बिजनेस के लिए है तो हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल अलाउ होगी अगर बाहर पे करा है तो। कितना अमाउंट पे करा है जरा बता दो? 60,000 रुपीज। अलाउ कितनी होगी? पूरी 60,000 रुपीज। अरे नहीं, यहां नहीं लिखना, नीचे लिखना भाई, नीचे। ₹60,000। 60,000 रुपीज। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट कौन सा खर्चा है भाई? नेक्स्ट खर्चा है पेड टू साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट को पैसे पे करे हैं 15 अक्टूबर, मतलब पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। साइंटिस्ट को पैसे पे करे हैं, नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये साइंटिस्ट कंपनी का एम्प्लॉय है ही नहीं। साइंटिस्ट को पैसे पे करे हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट कंपनी का एम्प्लॉय है नहीं। पेड टू साइंटिस्ट हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। और भाई अलाउ तो सिर्फ सैलरी होता है ना, अलाउ तो सिर्फ सैलरी होता है। साइंटिस्ट एम्प्लॉय नहीं है, मतलब सैलरी नहीं पे करी, अलाउ तो सिर्फ सैलरी होता है। बताओ जरा, अलाउ होगा या नहीं होगा? मैंने तुम्हें लॉजिक दे दिया क्यों अलाउ नहीं होगा। अलाउ तो सिर्फ सैलरी होता है, क्योंकि सैलरी अलाउ होता है सिर्फ, ये देखो सैलरी अलाउ होता है बस। अब ये साइंटिस्ट कोई सैलरी पे थोड़ी एम्प्लॉय थोड़ी है, तो नहीं होना चाहिए अलाउ, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए अलाउ। तो अलाउ होगा या नहीं होगा? मनीष कह रहा है अलाउ। रिसर्च, रिसर्च का क्या मतलब है? कैसे अलाउ होगा? सनी कुमार जरा बताओ कैसे अलाउ होगा, क्यों अलाउ होगा? लिखा है सिर्फ सैलरी अलाउ होगी। हाँ लिखा है सिर्फ सैलरी अलाउ होगी, लेकिन वो बिफोर कमेंसमेंट वाले जो खर्चे होते हैं उसमें सिर्फ सैलरी अलाउ होती है। अगर पोस्ट कमेंसमेंट वाले खर्चे होते हैं तो वहां क्या लिखा है? ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 100% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। और बताना ये जो ईयर है, कौन सा ईयर? 15 अक्टूबर 2023, ये आफ्टर कमेंसमेंट है क्या? हाँ जी, आफ्टर कमेंसमेंट है। तो भले ये सैलरी है या नहीं, अलाउ होगी पूरी की पूरी 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज पूरी की पूरी होगी अलाउ, ठीक है? उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे। 30,000 रुपीज पूरा पूरा अलाउ। चलो लास्ट, पे टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमने रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी को अमाउंट पे किया है। पे टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च एज सोशल साइंस, ये रहा भाई। 18 अगस्त, बताना पोस्ट कमेंसमेंट है क्या? हाँ जी हाँ सर, पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। बिजनेस कमेंस हुआ 16 तारीख को, यहाँ जो खर्चा है भाई वो 18 तारीख को, पोस्ट कमेंसमेंट है, ठीक है? और डोनेशन दी है, डोनेशन किसी अप्रूव्ड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दी है, अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड, ठीक है? तो 50,000 अलाउ होगा? हाँ जी हाँ सर, पूरा अलाउ होगा, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, पूरा पूरा हो जाएगा अलाउ। बता दो जरा, टोटल एक्सपेंडिचर अलाउबल कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है, जरा बता दो।
बता दो टोटल डिडक्शन कितना है। हर्ष का आंसर चेक करो भाई। आंसर बताओ क्या आया। आंसर चेक करके बताओ भाई क्या आया। दलप्रीत का आंसर बिल्कुल ठीक है, अलाउ होगा क्योंकि आफ्टर कमेंसमेंट 100% अलाउ होता है। वेरी गुड दलप्रीत, वेरी गुड, वाह मजा आ गया। ये देखो मनीष नालायक, आई एम मिसिंग माई कैलकुलेटर। हाँ मेरा कैलकुलेटर कितना अच्छा था। इसका आंसर आएगा 15,90,000। आंसर आएगा भाई 15,90,000। चलो कंक्लूजन भी लिख दो। हेंस द एक्सपेंडिचर अलाउड as a reduction is computed as 15,90,000 on account of scientific research under section 35। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर अलाउ होगा वो होगा 15,90,000। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो अब मेरा अगला सवाल तुम सबसे। आ गया सबका आंसर? हो गया आंसर कंक्लूड? कोई शक या सवाल है तो बताओ। यस, साहिल कुमार, प्राची अग्रवाल। पूरा पूरा आंसर आपके सामने है। चलें आगे। डन, डन हो गया तो जरा चैट बॉक्स में लिख दो डन डना डन डन, डन डना डन डन। हो गया भाई आंसर? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। चलो अब तुम लोग अपने जनरल नॉलेज के बेसिस पे मुझे एक चीज बताओ। ठीक है, मुझे तुम जनरल नॉलेज के बेसिस पे एक चीज बताओ। मैं तुम्हें एक जनरल नॉलेज पे चीज पूछ रहा हूं। ठीक है, चीज ये है, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर तुमने किया और इसका पहले साल में तुम्हें 100% रिडक्शन मिल गया। ठीक है, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का तुमने 100% रिडक्शन ले लिया और तुम हो बदमाश। बदमाश मतलब तुमने अगले ही साल नेक्स्ट ईयर में ये जो एसेट खरीदा था इसे बेच दिया किसी और को। अगले ही साल तुमने ये वाला जो एसेट था उसे बेच दिया किसी और को, किसी और को एसेट बेच दिया। तुमने कहा भाई मेरा तो काम हो गया, ले भाई ले अब तू ले और इस एसेट को यूज कर। तुमने बेच दिया किसी और को ये वाला एसेट। तो तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तुम्हारे हिसाब से अगले साल जब ये एसेट जो तुमने रिसर्च के लिए खरीदा था तुमने हाथ क्या तो उसको अगले साल ही बेच दिया, तो अगले साल जब बिका ये एसेट तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? जरा बता दो चैट बॉक्स में। क्या करूं मैं इस बदमाश आदमी का जिसने एसेट को अगले ही साल बेच दिया? वाह भाई वाह। अरे थोड़ा रुकते तो सही, थोड़ा भी नहीं रुका, रुका ही नहीं, एसेट बेच दिया है, एसेट बेच दिया, अगले ही साल बेच दिया। यस, मनीष का बिल्कुल सही जवाब।
रेखा विद्या डी का बिल्कुल सही जवाब, गुड्डू का बिल्कुल सही जवाब। सर उसको इनकम बना दो, वेरी गुड आंसर। सर आपने असेट खरीदा था बिजनेस के यूज करने के लिए और असेसी का फर्ज बनता था इस एसेट को लंबे समय तक बिजनेस के लिए यूज करे। कौन से बिजनेस के लिए? रिसर्च वाले बिजनेस के लिए। असेसी निकला शाणा। शाणा क्या निकला भाई? उसने रिसर्च में यूज करने के बजाय इस एसेट को किसी और को बेच दिया। ठीक है, अगर उसने एसेट को किसी और को बेच दिया तो जो भी अमाउंट भाई रिकवर हुआ उसको मैं इनकम की तरह टैक्सेबल कर दूंगा। जैसे पिछले साल में डिडक्शन दे दी थी, पिछले साल में प्रॉफिट को कम कर दिया था, अगले साल में जब बेचा तो प्रॉफिट को मैं बढ़ा दूंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऐसे करूंगा। बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। और यही हमारा अगला टॉपिक है कि जब हम एसेट को बेचते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च वाले होते हैं, जब उन एसेट को बेचते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए अगले साल में अगर तुमने एसेट को बेच दिया। अब यहां पर दो केस निकल के आते हैं। केस नंबर 1, आपने जो एसेट को बेचा वो आपने एसेट को डायरेक्टली साइंटिफिक रिसर्च के लिए पहले आप लाए एसेट को, साइंटिफिक रिसर्च 1 साल तक करी और आपने बेच दिया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप जो एसेट लाए थे आपने पहले उस एसेट को साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम करवाया, फिर आपने उस एसेट को अपने नॉर्मल किसी और बिजनेस में लगा के यूज कर लिया। ठीक है, अभी मैं लैपटॉप लाया था बहुत सारे, ठीक है, कि मैं अपने एक एक साइंटिस्ट को लैपटॉप दूंगा। ये लैपटॉप 2-2 लाख रुपए के हैं। कितने के लैपटॉप? 2-2 लाख रुपए के। साइंटिस्ट यूज करते हैं लैपटॉप को। मैं अपने लैपटॉप लाया साइंटिस्ट के लिए, उन साइंटिस्ट को मैंने दे दिया, लो भाई लो साइंटिस्ट तुम इससे रिसर्च करो। साइंटिस्ट ने यूज करा, 2 साल साइंटिस्ट ने लैपटॉप को यूज करा, फिर ये जो लैपटॉप है ये 2 साल बाद जब रिसर्च खत्म हो गई तो लैपटॉप साइंटिस्ट के लिए बेकार हो गया। तो मैंने लैपटॉप उठा के अपने फाइनेंस डायरेक्टर को दे दिया, अपने मार्केटिंग मैनेजर को दे दिया, भाई अब तुम यूज कर लो कुछ समय के लिए। और फिर उनसे यूज करवाने के बाद इन्हें बाहर बेच दिया। तो 2 तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। एक, जब आपने एसेट डायरेक्ट साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद बाहर बेच दिया, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, आपने पहले साइंटिफिक रिसर्च किया उस एसेट से, फिर आपने नॉर्मल बिजनेस यूज किया उस एसेट से, फिर आपने बाहर बेचा। तो बीच में आपने नॉर्मल यूज किया, फिर आपने बाहर बेचा। दोनों का ट्रीटमेंट कैसे होगा हम इस वाले टॉपिक में समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम स्टैंड पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट यूजिंग फॉर एनी अदर पर्पस, आपने अपना एसेट जो बेचा वो किसी और पर्पस को यूज करे बगैर बेचा। मतलब आपने डायरेक्टली साइंटिस्ट को दिए थे लैपटॉप, साइंटिस्ट ने यूज कर लिया, उसके बाद आपने उसको बाहर बेच दिया। तो विदाउट यूजिंग फॉर एनी अदर पर्पस आपने उस भाई एसेट को आपने डायरेक्ट बाहर बेच दिया। ठीक है, अब देखना जरा, आपने जो एसेट खरीदा था वो खरीदा था 1 लाख रुपए का। आपने जो एसेट खरीदा था, आपने एसेट खरीदा था 1 लाख रुपए का। आपने इस एसेट को बाहर बेच दिया। ठीक है, आपने जब एसेट को बाहर बेचा तो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। नंबर 1, एसेट कितने का बिका? 80,000 रुपए का एसेट बिका। ठीक है, एसेट कितने का बिका? एसेट 80,000 रुपए का बिका। यह ऑप्शन नंबर 1। आपने एसेट को जो बेचा वो आपने एसेट को बेचा 80,000 रुपए का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, आपने इस एसेट को बेचा 80,000 रुपए का। और ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या है भाई? ऑप्शन नंबर 2 है आपने इस एसेट को बेचा 1,20,000 रुपए का। मतलब जितने का खरीदा था उससे ज्यादा का बिका। ठीक है, जितने का खरीदा था उससे ज्यादा का बिका। ऐसा भी तो हो सकता है भाई एसेट महंगा हो गया था जब आपने बेचा, तो जब बेचा तो ज्यादा का बेचा। तो दोनों ही केस में ट्रीटमेंट क्या होगा आओ देखते हैं। तो आपको फॉर्मूला बताया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, वो क्या है? टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, आपका जितना कॉस्ट ऑफ एसेट था अगर उसके अंदर अंदर आपका एसेट बिका तो ये आपकी पीजीबीपी की इनकम की तरह टैक्स होगा। दिस विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर किस एक्सटेंट तक भाई आपने इसको बेचा, टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, तो आपकी पीजीबीपी की इनकम आएगी। मतलब जो 80,000 रुपए है वो आपकी पीजीबीपी की इनकम की तरह टैक्स हो जाएगा। एंड ओवर एंड अबव कॉस्ट ऑफ एसेट, अगर महंगा बिका तो इसमें से 1,20,000 का अगर बिका ना तो क्या ट्रीटमेंट होगा? देखना ट्रीटमेंट क्या होगा। 1 लाख रुपए तक जो आपका कॉस्ट ऑफ एसेट है वो तो आपकी पीजीबीपी की इनकम आएगी, और जो ओवर एंड अबव दैट बिका, जो 20,000 रुपए फालतू आपकी जेब में आए, जो कैपिटल अकाउंट पे आए, तो वो आपका कैपिटल गेन की तरह टैक्स होगा। वो आपका कैपिटल गेन की तरह टैक्स होगा। अच्छा, दलप्रीत का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है साइंटिफिक रिसर्च वाले पॉइंट से। सर अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिसर्च थ्रू आउटसाइड
करवाया हो तो भी अलाउ होगा? आंसर इज नो, नहीं अलाउ होगा, और ऐसा जनरली हो ही नहीं सकता। आओ देखते हैं क्या मतलब है। अगर आप रिसर्च करा रहे हो थ्रू आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से कुछ भी रिसर्च करा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ तो बिजनेस होना चाहिए, तभी तो आप बाहर से रिसर्च कराओगे भाई। उसमें कुछ तो बिजनेस होना चाहिए। अगर उसका कोई बिजनेस ही नहीं है तो आप बाहर पैसे दे कैसे रहे हो, और आपके पास पैसे आ कैसे रहे हैं, आप बाहर पैसे दे कैसे रहे हो? तो उस केस में थ्रू आउटसाइड पार्टी, जो भी आपने आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को अगर करा है, तो ये पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ही अलाउ होगा। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि 1,20,000 में अगर आपने एसेट बेचा तो आपकी टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी? 1 लाख रुपीज तक पीजीबीपी, 1 लाख रुपीज तक की इनकम आपकी पीजीबीपी की तरह टैक्स होगी, और 20,000 की इनकम आपकी कैपिटल गेन की टैक्स होगी अगर आप असेट्स को विदाउट यूजिंग फॉर एनी अदर पर्पस आप इसे बेच देते हो तो। ठीक है, अच्छा बताओ जरा, लॉजिकल लगा? लॉजिकल। देखो पीजीबीपी में जो डिडक्शन मिली थी वो तो 1 लाख रुपए की मिली थी ना, तो इस तक अगर पैसा रिकवर होगा तो पीजीबीपी की इनकम कहलाएगा, और इसके बियॉन्ड अगर पैसा इनकम कलेक्ट होगा तो वो कैपिटल गेन की इनकम कहलाएगा। तो 20,000 रुपीज कैपिटल गेन की इनकम आएगी इस केस में, और 1 लाख रुपीज पीजीबीपी की आएगी, और इस केस में पूरा का पूरा 80,000 पीजीबीपी की इनकम ही आएगी अगर 80,000 रुपीज रिकवर होगा। ठीक है सर। एंड आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर अदर पर्पस, अगर किसी और पर्पस में यूज करा, मतलब बिजनेस के यूज में ले लिया, है ना, इसको आपने बिजनेस के यूज में ले लिया, नॉर्मल बिजनेस के यूज में ले लिया, आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर अदर पर्पस, किसी और बिजनेस के पर्पस में इसमें आपने यूज किया और आपने उसके बाद बेचा, तो क्या होगा? सेल्स कंसिडरेशन टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ असेट्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट इज टू बी टेकन एज निल एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट इनटू नॉर्मल बिजनेस एसेट। तो इस केस में आप क्या करोगे भाई? जब आपने इसे नॉर्मल बिजनेस में ले लिया, तो याद है वो खिचड़ी बनाते थे हम, ब्लॉक ऑफ असेट बनाते थे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, एड परचेजेस, लेस सेल्स प्रोसीड, बस वो जो लेस सेल्स प्रोसीड है वहां पर तुम सेल्स प्रोसीड में इसको लेस करके दिखा देना, अगर नॉर्मल बिजनेस में तुम इसको यूज कर रहे हो तो। फिर वहां पर तो आप खिचड़ी में इसको डाल रहे हो, नॉर्मल बिजनेस मतलब खिचड़ी, आपने इसको खिचड़ी में डाल दिया, खिचड़ी में डाल दिया तो सेल्स प्रोसीड की तरह नॉर्मली इसको माइनस कर देना। वहां पर कोई आपको ट्रीटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां अलग एसेट है ही नहीं है, वहां तो खिचड़ी का ये पार्ट बन गया, खिचड़ी का एक पार्ट। ठीक है सर। देखो सर, बात तो कुछ कुछ समझ में आई, लेकिन आपको हमारा पता ही है, पता ही है ना आपको हमारा, क्या पता ही है? पता ही है सर कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ तो समझ में आए। आओ स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, ओके सर। आओ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। कहता है आविष्कार एंटरप्राइजेस एक कंपनी है भाई, आविष्कार एंटरप्राइजेस, उन्होंने मशीनरी खरीदी है, परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹5 लाख एज ऑन 18 अगस्त 2021। 18 अगस्त 2021 को उन्होंने मशीन खरीदी है 5 लाख रुपीस की, फॉर साइंटिफिक रिसर्च। पर्पस क्या था इस मशीनरी को खरीदने का? साइंटिफिक रिसर्च पर्पस था। ऑन 17 जुलाई 2022, तो जो हमारा अगला साल था 17 जुलाई 2022, तब द रिसर्च वर्क बीइंग कंप्लीटेड, रिसर्च वर्क जो था वो कंप्लीट हो गया। ऑन 31 मार्च 23 द मशीनरी बीइंग सोल्ड, 31 मार्च 23 को हमने मशीनरी सेल कर दी। ठीक है, 17 जुलाई को हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च का वर्क था वो खत्म हो गया, और मशीनरी बिकी कब? मशीनरी बिकी 31 मार्च, 31 मार्च को मशीनरी बिक गई। कितने की बिकी? बीइंग सोल्ड फॉर 1 लाख रुपीज, तो 5 लाख की मशीनरी 1 लाख रुपीज में बेची। दो केस हैं इसके, आफ्टर यूजिंग सेम फॉर बिजनेस पर्पस अदर देन साइंटिफिक रिसर्च, तो आपने इसको बिजनेस पर्पस की तरह यूज किया साइंटिफिक रिसर्च के बाद, ठीक है, किसी और पर्पस के लिए यूज किया। द WDV ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्लॉक इज 480, जो उस ब्लॉक का WDV था वो 480 था, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, एंड विदाउट यूजिंग द सेम फॉर एनी अदर पर्पस, मतलब आपने डायरेक्ट उसको बेच दिया बिना किसी बिजनेस पर्पस में दिए। और केस 2 है 7 लाख, और 7 लाख के केस में भी ये दो सब केसेस हैं। तो हमारे 4 केसेस हैं, हमारे 4 आंसर निकलेंगे इस वाले क्वेश्चन में। स्टेट द टैक्स इंप्लीकेशन, आपको टैक्स इंप्लीकेशन निकाल के लाना है इन 4 केसेस में। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? ठीक है, सो केस 1A और 2A मतलब बिफोर यूजिंग द मशीनरी फॉर एनी अदर पर्पस,
सॉरी, आफ्टर यूजिंग द मशीनरी फॉर एनी अदर पर्पस, तो मशीनरी को किसी और पर्पस में यूज करने के बाद, ठीक है। सो ये है भाई आफ्टर यूजिंग मशीनरी फॉर अदर पर्पस, तो मशीनरी सेल हुई है आफ्टर यूजिंग मशीनरी फॉर अदर पर्पस, किसी और पर्पस में यूज करने के बाद मशीनरी को हमने सेल किया है, ठीक है। ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक दोनों ही केस में दिया हुआ है 4,80,000, 4,80,000। ये है भाई ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का ओपनिंग WDV आपको दोनों ही केस में दिया हुआ है 4,80,000। ओपनिंग WDV is given to you. ठीक है। अब एडिशन ड्यूरिंग द ईयर बीइंग मशीनरी अर्लियर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कोई मशीनरी थी जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज आई भाई, और उसको यूज करने के बाद हमने उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया है, ठीक है। अब देखो कमाल की बात यह है कि ये मशीनरी जो एडिशन हुई है ना फॉर एनी अदर बिजनेस पर्पस, मतलब साइंटिफिक के बाद जो अदर बिजनेस पर्पस के लिए जो मशीनरी हम अपने ब्लॉक में ऐड करेंगे उनकी वैल्यू निल ऐड करेंगे, उसकी वैल्यू निल ऐड करेंगे। क्यों सर, क्यों निल क्यों ऐड कर रहे हैं? चलो मैं तुम्हें सबसे पहले आओ बुआ जी को बुला लेते हैं। नमस्ते करो सब, नमस्ते करो, नमस्ते। बुआ जी आ गई। बुआ जी के बिना हमारी कोई भी क्लास अधूरी रहती है भाई, जब तक बुआ जी ना आए तब तक क्लास अधूरी अधूरी सी लगती है, ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है क्लास में, क्लास कंप्लीट सी नहीं लगती, क्लास में कुछ अधूरा अधूरापन लगता है जब तक बुआ जी ना आए। फर्स्ट अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021, ठीक है। मशीनरी परचेज करिए 5 लाख रुपीस की 18 अगस्त 2021। मशीन परचेज्ड 18 अगस्त 2021, मशीन परचेज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। फिर 17 जुलाई 2022, तो ये है भाई 31 मार्च 2022, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22, 17 जुलाई 2022। मशीनरी यूज्ड फॉर अदर पर्पस, मशीनरी को हमने किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया, और 31 मार्च को हमने मशीनरी बेच दी, ठीक है। सोल्ड मशीनरी, मशीनरी को बेच दिया कब? 31 मार्च 2023। नमस्ते बुआ जी, बुआ जी नमस्ते। छोले खाओ सस्ते, पानी पियो ठंडा। नालायक। चलो बुआ जी को बुलाया हमने, हाँ जी हाँ, बुआ जी हमारी मदद करेंगी, बिल्कुल मदद करेंगी, क्वेश्चन को समझने में बुआ जी हमारी मदद करेंगी। तो ये भाई 2 फाइनेंशियल ईयर की बात है, 2022-23, फाइनेंशियल 21-22 में एसेट को खरीदा, ठीक है, और बोला गया मैं इसे रिसर्च के लिए यूज करने वाला हूं। धोखा दिया, धोखा। 17 जुलाई 2022 को रिसर्च के लिए ये जो मशीनरी आई थी उसको यूज किसके लिए किया? उसको यूज किया भाई अदर पर्पस के लिए, ठीक है, ठीक है सर। अब बता दो जरा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जब ये मशीनरी परचेज करी गई, कितने अमाउंट की? 5 लाख रुपए की जब ये मशीनरी परचेज करी गई, तो बता दो जरा चैट बॉक्स में लिख के कि इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या इसे एक्सपेंस की तरह बुक्स में डाला गया या एसेट की तरह बुक्स में डाला गया? चैट बॉक्स में लिख के बता दो कि 5 लाख रुपए का जब
मशीनरी परचेज करी गई और रिसर्च के लिए परचेज करी गई, तो 5 लाख रुपए को एसेट की तरह एसेट के ब्लॉक में डाला गया या एक्सपेंस की तरह डाला गया? चैट बॉक्स में जरा बता दो। सर एग्जाम में बुआ जी आ गई तो इन्विजिलेटर कुछ नहीं कहेगा? नहीं ना, नहीं कुछ नहीं कहेगा इन्विजिलेटर, टेंशन मत लो नालायक। तो जब ये एसेट आया 2021 में, तो इसे हमने एसेट की तरह ट्रीट किया या हमने इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया? जरा चैट बॉक्स में बता दो। नीलांजन कह रहा है एसेट, मनीष कह रहा है एसेट, सनी कह रहा है एसेट, प्राची कह रही है एसेट। नालायक सारे के सारे नालायक। अभी अभी हमने सेक्शन पढ़ा है 35 जो कहता है जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हम अज्यूम करें पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला पीरियड है, ठीक है, तब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहां जाता है? एक्सपेंस की तरह राइट ऑफ हो जाता है और पहले ही साल में उसे हम रिसर्च एक्सपेंडिचर की तरह राइट ऑफ कर देते हैं। तो जब यह आया हुआ होगा तब इसका हमने क्या ट्रीटमेंट किया होगा? एक्सपेंस की तरह राइट ऑफ कर दिया होगा। इसको एसेट में नहीं लेके गए होंगे भाई, ब्लॉक ऑफ एसेट में नहीं लेके गए होंगे, कहां लेके गए होंगे? एक्सपेंस की तरह राइट ऑफ कर दिया। तो बुक्स में इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी? 0। फिक्स एसेट की वैल्यू, इस वाले फिक्स एसेट की कोई वैल्यू आ रही होगी? 0 आ रही होगी। पूरा का पूरा खर्चे की तरह हमने रिड्यूस कर दिया होगा। अरे भाई ये जो हमने पढ़ा ये यही तो था कि अगर हमारे रिसर्च के दौरान कोई भी मशीनरी आई, कैपिटल एक्सपेंडिचर आया, मैं उसे डिडक्शन की तरह पहले साल में अलाउ कर दूंगा। तो ये खर्चे की तरह पहले ही साल में हो गया होगा अलाउ, पूरा का पूरा डिडक्शन की तरह हमने इसे खर्चे की तरह ले लिया होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है जब 17 जुलाई को, सुनना, जब 17 जुलाई को हमने इस वाले मशीनरी को साइंटिफिक रिसर्च से उठा के अपने नॉर्मल बिजनेस में डाला, तो जब हमने साइंटिफिक रिसर्च से उठा के इसको नॉर्मल बिजनेस में डाला, तो यहां एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितने अमाउंट का करेंगे? निल। क्यों? क्योंकि पहले ही तुम पिछले साल में पूरा का पूरा खर्चा राइट ऑफ कर चुके हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये फिक्स एसेट तो भाई कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ ही नहीं रहे, पूरा खर्चे की तरह ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। तो हमारा जो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर आएगा, ये कौन सा वाला है? ये वो है जब हमने भाई ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी को अर्लियर जो यूज किया, उसको साइंटिफिक रिसर्च को जो यूज किया था, उसको अब हम ला रहे हैं अपने बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में। पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो रहा था, वो नॉर्मल बिजनेस में आ रहा है, तभी तो ब्लॉक ऑफ एसेट में आ रहे हैं। ये ब्लॉक ऑफ एसेट की बात हो रही है। तो यहां क्या ऐड होगा? यहां होगा निल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने कुछ लिया? हाँ देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने वैल्यू ली होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरा राइट ऑफ नहीं हुआ होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इसका पूरा 5 लाख रुपए एडिशन की तरह आ रहा होगा। अभी मैं टैक्सेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां आया निल। अब बात आती है व्हाट इज द सेल्स वैल्यू ऑफ दिस मशीन? मशीनरी की सेल्स वैल्यू क्या है? केस 1A में जो मशीनरी की सेल्स वैल्यू है वो है 1 लाख रुपीज, ठीक है। सेल्स वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपीज। तो जो हमारा सेल्स वैल्यू है वो कितनी है? 1 लाख रुपीज इज द सेल्स वैल्यू इन केस 1। सेल्स प्रोसीड जो है, सेल्स प्रोसीड 1 लाख रुपीज की है, ठीक है। अच्छा सर, केस 2 में सेल्स प्रोसीड कितनी है? केस 2 में जो सेल्स प्रोसीड है वो है 7 लाख रुपीज की। केस 2 में महंगा बिका है, यह 1 लाख, यहां है 7 लाख। केस 2 में महंगा बिका है, ठीक है। WDV क्या मानी जाएगी? 4,80,000 माइनस 1 लाख, 3,80,000। यहां WDV कितनी मानी जाएगी? अरे भाई निल। क्यों? क्योंकि WDV कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमने पढ़ा है पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, चैप्टर में। WDV कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां आ गया निल। तो सर एक बात बताइए, ज्यादा का बिका तो ये कहां जाएगा? 4,80,000 माइनस 7 लाख, ये कहां जाएगा? 2,20,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 2,20,000 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा, ठीक है। अब 3,80,000 का 15% डेप्रिसिएशन की तरह ले लो, विच इज 57,000। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 2,23,000। 3,23,000। ये तो नॉर्मल, जैसे हम भाई अपना डेप्रिसिएशन निकालते थे ना नॉर्मल ब्लॉक ऑफ एसेट यूज करके, उसकी तरह हमने नॉर्मल निकाल दिया, ठीक है। ये हमने नॉर्मल कैलकुलेशन कर दिया अपना।
क्यों 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 किया है कैलकुलेशन? क्योंकि पहले एसेट नॉर्मल बिजनेस यूज में आया, फिर एसेट आगे बेच आ गया। ठीक है, तो हमने नॉर्मल बिजनेस यूज में जब आया तो उसका डेप्रिसिएशन क्या कैलकुलेट होगा वो निकाल दिया दोनों केसेस में, केस 1A, केस 2A। अब आते हैं केस 1B और 2B। जब बिना बिजनेस में लाए, हम बिजनेस में नहीं लाए और हमने डायरेक्ट उस वाले एसेट को भाई बेच दिया, साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया और फिर वापस बेच दिया, ठीक है, बिना बिजनेस में लाए, तो पीजीबीपी क्या होगा? पीजीबीपी विल बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, अर्लियर डिडक्शन क्लेम्ड, जो भी आपने डिडक्शन क्लेम करी थी पिछले सालों में, और सरप्लस अमाउंट, जो भी सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट अर्ली डिडक्शन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट। तो क्या होगा हमारा पीजीबीपी इनकम? अब हम वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आ जाओ देखते हैं पीजीबीपी इनकम क्या होगा केस 1B और केस 2B में। 1B और 2B में क्या होगा पीजीबीपी की इनकम? ठीक है सर, कैपिटल गेन कितना आया था? 2,20,000। ठीक है सर, चलो अब आओ केस 1B देखते हैं और केस 2B देखते हैं, दोनों केस में केस देखते हैं। ठीक है, अब बताओ जरा, हमने डिडक्शन कितनी क्लेम करी थी पिछले सालों में? हमने जो डिडक्शन क्लेम करी थी वो करी थी भाई 5 लाख रुपए की। हमने जो डिडक्शन क्लेम करी थी वो कितनी क्लेम करी थी? 5 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम करी थी। ठीक है, अब असेट जो हमारा बिका, जो इस साल हमारा असेट बिका, वो कितने में बिका? वो बिका भाई 1 लाख रुपए में। हमने डिडक्शन कितने क्लेम करी थी? 5 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम करी थी, और हमारा असेट कितने में बिक गया? 1 लाख रुपए में हमारा असेट बिक गया। तो पीजीबीपी की इनकम कितनी टैक्स होगी? पूरी 1 लाख रुपए पीजीबीपी की इनकम टैक्स हो जाएगी। किस लॉजिक से भाई? यहां पर हमने एग्जाम्पल भी लिखा था, देखना जरा। अगर हमारा असेट 80,000 का बिका, खरीदा था 1 लाख का, 1 लाख का पूरा डिडक्शन ले लिया, माइनस कर लिया था पीएनएल अकाउंट से, अब उसमें से 80,000 रिकवर हो गया, तो जो रिकवर होगा वो पूरा का पूरा पीजीबीपी इनकम की तरह टैक्स हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए जो हमने रिकवर कर लिया वो पूरा का पूरा पीजीबीपी इनकम की तरह टैक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? चैट बॉक्स में लिखो यस अगर बात समझ में आई तो। हमने एसेट खरीदा था 5 लाख का, ठीक है, एसेट खरीदा था 5 लाख का। अब 5 लाख हमें बेचना नहीं था, हमने बेच दिया, बेच के पैसे आए, जो बेच के पैसे आए उसे मैं पीजीबीपी इनकम में टैक्स करा लूंगा। तो 1 लाख रुपए जो मेरे को बेच के आए उसको मैं पीजीबीपी इनकम में टैक्स करा लूंगा। 1 लाख रुपीज मेरा टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, सेल्स कंसिडरेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट के इक्वल होगा तो पीजीबीपी इनकम में टैक्स हो जाएगा। क्या इस केस में कोई कैपिटल गेन आएगा? निल, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। अब आया भाई दूसरा केस। दूसरा केस है थोड़ा सा खास केस। खास केस क्यों है? क्योंकि दूसरे केस में हमें 7 लाख रुपए रिकवर हुआ है, 7 लाख रुपीज रिकवर हुआ है दूसरे केस में। तो जो हमारे कॉस्ट ऑफ एसेट था, एसेट की जो वैल्यू थी उससे भी ज्यादा 2 लाख रुपए हमारा रिकवर हुआ है। तो हमारा जो सेल्स कंसिडरेशन है वो कितना है? 7 लाख रुपए का हमारा सेल्स कंसिडरेशन है। हमारा सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 7 लाख रुपए का। ठीक है, अब मुझे तुम लोग चैट बॉक्स में बता दो, बड़ा सिंपल, कोई फॉर्मूला, अरे छोड़ दो फॉर्मूला ये सब छोड़ दो, ये सब क्या लिखा है, अरे छोड़ दो, लॉजिक से बताना, लॉजिक से। 5 लाख रुपए का असेट मैंने खरीदा था, पूरा का पूरा डिडक्शन कितना अलाउ हो गया, इस साल मुझे 7 लाख रुपए उसमें से रिकवर हो गया, कितना पोर्शन पीजीबीपी में डालूंगा, कितना पोर्शन कैपिटल गेन में डालूंगा? लॉजिक के बेसिस पे बताओ, कोई फॉर्मूला मत याद रखो, सब चीज वेस्ट है, बस लॉजिक के बेसिस पे बताओ। क्योंकि मैंने तुम्हारा लॉजिक स्ट्रॉन्ग कर दिया। 1 लाख रुपए का असेट 1,20,000 का गया, तो 1 लाख रुपए तो पीजीबीपी की इनकम आती है, 20,000 रुपए कैपिटल गेन की इनकम आती है। तो बताओ कितना अमाउंट कैपिटल गेन का, कितना अमाउंट पीजी? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। वेरी गुड आंसर, परफेक्ट। रेखा विद्या डी, वेरी गुड आंसर। 5 लाख रुपीज पीजीबीपी, 2 लाख रुपीज कैपिटल गेन, दैट इज द आंसर। ठीक है, कंक्लूजन लिख लोगे भी भाई? अब कंक्लूजन लिख लोगे? हाँ जी हाँ सर, कंक्लूजन हम लिख लेंगे। एज द असेट इज सोल्ड, रिकवरी इज 5 lakhs, remaining 2 lakh is treated as capital gain. Very good. The recovery is taxable as PGBP because when the asset was purchased, it was written off as PGBP income. It was reduced from PGBP income. Now when it is sold, the income which is derived is added in the PGBP income. Very good. Very good Manish. Very good Prachi. ठीक है, लॉजिक के बेसिस पे देखो आंसर सॉल्व करोगे ना। ये फॉर्मूले लिखना तो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मूले तो लिखना पड़ेंगे,
लेकिन लॉजिक के बेसिस पे आंसर अपने सॉल्व करना। ठीक है, तो बात समझ में आई? ठीक है, आज की क्लास एकदम समझ में आई? हाँ, थोड़ी सी टेक्निकल हो रही, और अब तो अगले क्लासेस में और हाइपर टेक्निकल हो जाएगी, सुपर टेक्निकल हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर एक तो लेंदी, ऊपर से कॉन्सेप्ट बहुत सारे, ऊपर से कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स। तो यस, क्या कल की क्लास से पहले हम लोग यहां तक का पूरा रिवीजन करके आएंगे? चैट बॉक्स में लिखो यस, चैट बॉक्स में लिखो यस, रिवीजन करके आएंगे। किसका आंसर दिखा दूं? आंसर किसका दिखाने के लिए बोल रहा है? इसका आंसर देखना है। यस सर, वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड। पक्का करेंगे? पक्का। तो यहां तक कि रिवीजन कल की क्लास में करके आना, ताकि कल की क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह समझ सकें। और यह पूरा आंसर, इसका अगर आपको फोटो क्लिक करनी है तो फोटो क्लिक कर सकते हो, और आप साथ साथ लिख ही रहोगे तो फिर कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। विल बी मीटिंग इन सब्सिक्वेंट सेशन। टिल दैट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।